गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आज हम स्ट्रेट लाइंस का लेक्चर 7 पढ़ रहे हैं। ठीक है। शुरू शुरू की जो लेक्चर सीरीज रहेगी वो नॉर्मल वाली रहेगी, और धीरे धीरे बाद में मैं इसको और अच्छे जेई की जो एडवांस वाले जो क्वेश्चन है, मेंस वाले जो क्वेश्चन है, विद शॉर्टकट को सब बताऊंगा। शुरू का जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो ये है कि चलो कम से कम पहले आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ आ जाए। चीज़ें समझ आ जाएंगे, फिर ज्योमेट्री में जो अच्छी चीज़ें आती है, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, 9 पॉइंट सर्कल सेंटर, उनके शॉर्टकट्स, कैसे क्वेश्चन को मेंस एग्जाम में और एडवांस एग्जाम में जल्दी दिया जाता है वो भी लिख लीजिए। अभी जानबूझ के सर मैं इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें कंसेप्ट जो है आराम से समझ में आ रही। समझ आना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज आपने सिर्फ शॉर्टकट याद रखे तो गलती से प्लस का माइनस हो गया, 2 का 1/2 हो गया, 3 का 2 पता नहीं चलेगा 3 किसमें करना है, 2 किसमें करना है। प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, y1 माइनस y2 है, y1 प्लस y2 है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो आपको शॉर्टकट भी आराम से समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ जाए। ठीक है। समझ आने के बाद आप उन शॉर्टकट को खुद भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज हम फोटो द परपेंडिकुलर इमेज सब कुछ पढ़ेंगे, और उनके फिर शॉर्टकट भी पढ़ेंगे, और नए नए रिजल्ट्स भी हम ड्राइव करेंगे आपसे। ठीक है। तो पहला सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले हम इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे और फिर इसको शॉर्टकट में इसका ड्राइव करेंगे। ठीक है बेटे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोटो द परपेंडिकुलर on the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point 1 comma minus 2 on the line y is equal to 2x plus 1. Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point 1 comma minus 2 on the line y is equal to 2x plus 1. कैसे करना पसंद करोगे आप इसको? 1 comma minus 2 यहाँ पर है, लाइन हमारे पास यहाँ पर है बेटी। तो लिख सकते हैं 2x minus y plus 1 is equal to 0. Let us see p, let us see a। ये बेटी मुझे a की कोऑर्डिनेट्स निकालनी है। Let x y be the line। मुझे a की कोऑर्डिनेट्स निकालनी है, कैसे करना पसंद करोगे? ये है p की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए इसका पॉइंट तो दिया हुआ है। इसी तरीके से इसका अगर स्लोप अगर निकल जाएगा तो बात बन जाएगी। अब स्लोप कैसे निकलेगा कि ये वाली जो लाइन है वो उसके परपेंडिकुलर है हमारे पास। इस लाइन का तो स्लोप हमारे पास है y इक्वल टू mx प्लस c से, जैसे हमारे को दिया हुआ था। स्लोप क्या होता है वैसे भी? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ वाई। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, स्लोप ऑफ एक्स वाई कितना हो गया हमारे पास? माइनस 2 अपॉन माइनस 1 दैट इज 2 आ जाएगा बेटे। या यहाँ से भी देख सकते थे y इक्वल टू mx प्लस c से, m इज इक्वल टू, और पी ए जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई की। स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ पी जो हो जाएगा हमारे पास इंटू 2 इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ पी आ जाएगा हमारे पास -1/2। इस लाइन का स्लोप भी मेरे पास आ गया, ये लाइन इसे पास भी कर रही है, 1 पॉइंट स्लोप हम सभी को मालूम है। ठीक है बेटे। इक्वेशन ऑफ पी क्या हो जाएगी हमारे पास? y+2 -1/2 x -1 हो जाएगा बेटे हमारे पास। ठीक हो जाएगा, दिस इज 2y+4 x+1 x+2y +3 इज इक्वल टू। ठीक है बच्चे। लास्ट क्लास में लेक्चर 6 में हम लोगों ने इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स पढ़ा, वही वाला काम यहाँ पर भी आ गया। ताकि हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है, हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं तो। ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास बेटे? x+2y इज इक्वल टू -3, एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और 2x - y इज इक्वल टू -1 हमारे पास एक्स वाई वाली लाइन की इक्वेशन। कोफिशिएंट कंपेयरिंग करके भी आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। या तो मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा? 4x - 2y इज इक्वल टू -2। दोनों को ऐड कर देंगे बेटे, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को, ताकि 2y से 2y हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। 5x इज इक्वल टू -5
एक्स इक्वल टू -1, ठीक है बेटे। एक्स की वैल्यू -1 किसी मर्जी पे डाल सकते हैं, इसमें डाल देते हैं -1 + 2y + 3 = 0, 2y = -2, y = -1। समझ आया बेटे। जो कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास, ए के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो -1 को -1। अगर से शॉर्टकट में बताऊं, शॉर्टकट में सीख के मजा आएगा। शॉर्टकट क्या है हमारे पास, मान लेते हैं x1 y1 में कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटे। ये x1 y1 ये पॉइंट है, और जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास वो है ax + by + c = 0। अगर मैं इसको h को k मान लेता हूँ, फोर ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, h को k की वैल्यू निकालना। हमारा टारगेट क्या है, h को k की वैल्यू निकालना बेटे। शॉर्टकट आ जाएगा, देखेंगे h - x1 अपॉन में x का कोएफिशिएंट a, ठीक है बेटे। h - x1 अपॉन x का कोएफिशिएंट आ जाएगा इज इक्वल टू k - y1 अपॉन b आ जाएगा। माइनस में हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे इसमें, इट इज माइनस में इज इक्वल टू माइनस में ax1 + by1 + c अपॉन में a² + b², ठीक है बेटे। ध्यान में हमने लास्ट क्लास में इंटरसेक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पढ़ा था बेटे। आज हम क्या कर रहे हैं, फोर ऑफ द परपेंडिकुलर। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया है, इसमें बेसिक नॉर्मल तरीके से सॉल्व करवाया, अभी मैं उसका शॉर्ट ताकि आपको दिखा क्या आपने किया हो। ठीक है राजू, ठीक है बच्चे। जैसे ध्यान में अभी आया, देखो आपको बता दूं वीडियो। जैसे हमारे पास क्या था, 1 को -2 वाला पॉइंट, 1 को -2 वाला पॉइंट है, और एक्स वाई वाली जो लाइन है हमारे पास, ये इसका पी वाले पॉइंट से मुझे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी ए, ठीक है बच्चे, एक्स वाई वाले लाइन के ऊपर। हमने क्या किया, एक्स वाई का स्लोप दे रखा है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। स्लोप से हम लोगों ने एक्स वाई का स्लोप निकाला। एक्स वाई का स्लोप आने के बाद हमने पी ए का स्लोप निकाली, क्योंकि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर अगर होती हैं, उनका स्लोप क्या हो जाएगा, उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा -1, ठीक है। तो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 अगर हो गया, तो वहां से हम लोगों ने पी ए का स्लोप निकाल लिया। वहां से हम लोगों ने पी ए का स्लोप निकाल दिया। पी ए का स्लोप आने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि लाइन जो है वो पी ए से पास कर रही है, लाइन जो है पी से पास कर रही है, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोगों ने पी ए वाली लाइन की इक्वेशन निकाल ली। ठीक है बेटे, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोगों ने इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली। तो इसका स्लोप दे रखा था, हमने इसका स्लोप निकाल लिया। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, m1 m2 = -1, तो हमने पी ए का स्लोप निकाल लिया, ये पी से पास हो रही है। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने पी ए की इक्वेशन निकाल ली थी बेटे। इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा फोर ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। अब मैं डायरेक्ट इसका शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कि x1 y1 कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है, ax + by + c = 0, कोई भी लाइन है बेटा हमारे पास, h को की जो है वो a के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर मुझे डायरेक्ट फोर ऑफ द परपेंडिकुलर की कोऑर्डिनेट निकालनी है, तो क्या करेंगे, x - x1 अपॉन में a का मतलब x का कोएफिशिएंट, a - y1 अपॉन में b यानी कि y का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन। इस लाइन के अंदर हम इसके कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे, -ax1 + by1 + c अपॉन में a² + b²। इसी क्वेश्चन को दोबारा से करके देखते हैं। ये क्या था हमारे पास, 2x - y + 1 = 0 बेटे। देख रहे हो, 2x - y + 1 = 0। p के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे हमारे पास, 1, -2, ठीक है बच्चे। देख रहे हो, p के जो कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास थे 1, -2। मुझे डायरेक्ट इसका फोटो था परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं, ठीक है। मुझे डायरेक्ट अगर h को k निकालना है, क्या हो जाएगा हमारे पास, h - 1 और में 2 आ जाएगा बेटे। समझ आ रहा है बेटे, h - 1 अपॉन में x का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा इज इक्वल टू a + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में -1 आ जाएगा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन। इस लाइन के अंदर बेटे, इस लाइन के अंदर हम इसके कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे। क्या आएगा बच्चे हमारे पास, दिस इज माइनस का साइन 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस और -2 + 1 अपॉन में याद रखना a² + b², दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या आता है हमारे पास, जैसे h - 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू k + 2 अपॉन में -1, दैट इज माइनस ऑफ 2 + 2 + 1
पीछे 4+1 आ गया बेटे, ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो -1 आ जाएगी बेटे, 5/5। ठीक है बच्चों, h-1/2 k+2/-1 इज इक्वल टू -1। h-1 आ जाएगा, इनको इससे कंपेयर करेंगे बेटे, h-1 इज इक्वल टू -2, अच्छा आ जाएगा -2+1 दैट इज -1 आ गया बेटे। ऐसे इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो k+2 इज इक्वल टू 1, k कम्स आउट टू बी 1 -2, k इज इक्वल टू -1। बताया, ठीक है। ये है फोटो द परपेंडिकुलर। नेक्स्ट एक आर्टिकल आता है इमेज निकालने का, जैसे रिफ्लेक्शन निकालते हैं, इमेज निकालते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की इमेज अबाउट एनी लाइन। ठीक है, तो मैं पहले इसको दूसरे तरीके से भी करूंगा, फिर इसका शॉर्ट भी होगा सेम लाइन में फिर भी। ठीक है, तो अरे हम दोबारा समझाओगे बेटे। हमने अभी ये किया कि हमने क्या दे रखा था, हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा था P1, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x+1 या 2x-y+1 इज इक्वल टू 0। हमने इस लाइन से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो मुझे इसका फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, लाइन की अगर इक्वेशन दे रखी थी तो लाइन का स्लोप आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू mx+c से। दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप कम्स आउट टू बी -1, m1 m2 इज इक्वल टू -1 करके इसका स्लोप आ जाएगा। वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, कोई भी लाइन इससे पास हो रही है, इसका स्लोप दे रहे हैं, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। पी वाले लाइन की इक्वेशन आ गई, एक्स वाई वाले लाइन की इक्वेशन है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास जो है वो फोटो द परपेंडिकुलर आ जाएगी। फिर मैंने इसका शॉर्टकट बताया है। शॉर्टकट में क्या था हमारे पास कि x2, y1 कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है, ये कोई भी लाइन हमारे पास दे रखी है, ax+by+c इज इक्वल टू 0, h, k इज अ फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या आएगा हमारे पास कि h-x1 अपॉन में a का मतलब x का जो कोफिशिएंट, k-y1 अपॉन में b यानी कि जो y का कोफिशिएंट है, इज इक्वल टू नेगेटिव साइन। इस लाइन के अंदर हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे, दैट इज -ax1 + by1 + c अपॉन में a² + b। समझ आया? जैसे हमारे पास 1 को -2 था, जो h को k निकालना है, लाइन की इक्वेशन अगर ये है, क्या हो जाएगा h-1, h-1 अपॉन में x का कोफिशिएंट 2 आ गया बेटे, k माइनस और -2 दैट इज k+2 अपॉन में -1 आ जाएगा बेटे, इज इक्वल टू नेगेटिव साइन। क्या आएगा हमारे पास, इस लाइन के अंदर हम इसके कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे, दैट इज 2,1 माइनस और -2 +1 आ जाएगा अपॉन में a² + b²। समझ आया? ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा h-1 अपॉन में 2, k+2 अपॉन में -1 नेगेटिव साइन, 2+2+1 अपॉन में a² + b² दैट इज 5/5 कम्स आउट टू बी 1। ठीक है बेटे, h-1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू k+2 अपॉन में -1 इज इक्वल टू -। ठीक है, कोई शिकायत बेटे? समझ आए? हमने h और k की वैल्यू निकाल ली। अब मैं कहना चाहता हूँ, ये समझ में आया? अभी मैं एक और आर्टिकल के बारे में बात कर रहा था, देखिए ध्यान से। 1, -2 दे रखा है हमारे पास, लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास 2x-y+1 इज इक्वल टू 0। हमने फोटो द परपेंडिकुलर निकाल लिया अभी, -1, है ना। अब मुझे इसकी इमेज निकालनी है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है, मुझे इसकी इमेज निकालनी है। लेट द इमेज भी अल्फा कोमा बीटा, लेट द इमेज भी अल्फा कोमा बीटा। पी वाला पॉइंट हो गया, ए वाला पॉइंट हो गया, लेट दिस बी पी डैश। ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये कभी लाइन मिरर का अगर काम कर रही हो, ठीक है बेटे, तो मुझे इस पॉइंट की अगर इमेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, फिर मैंने एक ब्यूटीफुल सा प्रॉब्लम करवाना, आपको मजा आएगा धीरे धीरे। ठीक है, समझ आया बेटे? तो अगर इसकी इमेज निकालेंगे तो सीधी सी बात है, अगर ये इमेज है तो इसका मतलब है मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश इज ए। अगर उसका हमने फोटो था परपेंडिकुलर निकाल लिया, हमने फोटो था परपेंडिकुलर निकाल लिया बेटे, पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। अगर पी डैश के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्या आ जाएगा, अल्फा+1 अपॉन में 2 बीटा -2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -1, -1 आ जाएगा बेटे। वैसे डायरेक्ट शॉर्टकट क्या होता है हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर। ठीक है ना, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या होगा देखो ध्यान से, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस। अगर फिर भी धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, कि एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो शॉर्टकट बड़े अपने आप लोग भी बनते चले जाते हैं। ठीक है बेटे, क्या आएगा हमारे पास, अल्फा+1 कितना आ जाएगा हमारे पास,
-2 हमने इसको इससे कंपेयर किया बेटे, इसको इससे कंपेयर किया है तो बीटा -2 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, ये कर लेते हैं बीटा +2 आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट -2, अल्फा इज इक्वल टू -3, बीटा का आउट में 0, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -3, 0। समझ आए? अब इसका भी शॉर्टकट बता दूं डायरेक्ट, ये सबको समझ, मैंने जानबूझ के शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ, पहले हमने इसको जनरल तरीके से रिजल्ट रिजल्ट निकाला, जब मैं शॉर्टकट से इसका आंसर निकालूंगा तो आपको वेरी मतलब एक विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये शॉर्टकट ठीक है। ठीक है ना, हमने नॉर्मल तरीके से निकाल लिया, शॉर्टकट बताऊंगा उससे भी हम इसका आंसर निकालेंगे, तो आपको कंफर्म हो जाएगा हाँ ये बिल्कुल रिजल्ट ठीक है। ठीक है बेटे, बताओ क्या, ये नोट करना पहले आप लोगों ने। पी दे रखा था बेटे हमारे पास, फोटो तो परपेंडिकुलर हमने अभी निकाला, मुझे इसकी अगर इमेज निकालनी है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अल्फा+1 डिवाइडेड बाई 2, और ये बीटा -1 डिवाइडेड बाई 2 जो है -1 तो -1 के बराबर आ जाएगा। कोई शिकायत बच्चे? कोई मैं बेटे, शॉर्टकट बताऊं, ये कहना चाह रहा हूँ, यानी कि अगर x1, y1 जो कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ बेटे, ax पर by प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमारे पास कोई भी लाइन है, आपको समझाने के लिए एच को मक्की हम लोगों ने फोटो था परपेंडिकुलर माना था, अल्फा कोमा बीटा हम लोगों ने इसकी इमेज मानी थी। डायरेक्ट दोनों बता दूं ताकि याद भी हो जाए, एच को मक्की निकालना था, जब फोटो निकालना था, फोटो था परपेंडिकुलर निकालना था, जो मैंने अभी बताया था h-x1/a, k-y1/b, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c/में a² + b² आया था बेटे ये, समझ आए? इमेज निकाल लियो, इसका शॉर्टकट भी लगभग सेम है। ठीक है ना बेटे, इमेज के लिए क्या करेंगे, अल्फा-x1/a, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर आएगी, बीटा-y1/b। ठीक है, बस यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर माइनस के साथ -2 आ जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ वैसे का वैसे, यानी उस लाइन के अंदर हम इसके कोऑर्डिनेट्स डालेंगे b/1 प्लस c/a²+b²। ठीक है, अल्फा-x1/a इज इक्वल टू बीटा-y1/b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस b/1 प्लस c/a²+b²। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसको एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं, ये नोट कर लीजिए एक बार आप, अल्फा-x1/a इज इक्वल टू बीटा-y1/b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस b/1 प्लस c/a²+b²। हो जाए तो बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है बेटे, इस रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, नोट कर लिया क्या सबने? ठीक से, आज हमने फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर पढ़ा है और एक इमेज ऑफ द पॉइंट पढ़ा है, फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ अ पॉइंट पढ़ना था। ठीक, फोटो का आप लोगों ने, ये शॉर्टकट है उसका। ठीक है बेटे, अगर x1 y1 दे रखा हो
एक लाइन की इक्वेशन दे रखी हो हमारे पास, एच कोमा के इज अ फोटो द परपेंडिकुलर, अल्फा कोमा बीटा इज द इमेज। अगर एच कोमा के निकालना हो, ठीक है बेटे, डेट पॉइंट होगा, तो एच कोमा के का शॉर्टकट क्या हो जाएगा हमारे पास, एच माइनस एक्स वन, इसके एक्स का स्क्वायर माइनस करेंगे तो नीचे इसका कोफिशिएंट आ जाएगा, एच माइनस एक्स वन अपॉन में के माइनस वाई वन अपॉन में बी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन, इस लाइन के अंदर हम इसके कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे अल्फा बीटा अगर इसकी इमेज निकालनी हो तो अल्फा माइनस एक्स वन अपॉन में ए, बिल्कुल वैसे ही अल्फा माइनस एक्स वन अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट, बीटा माइनस वाई वन अपॉन में इसका कोफिशिएंट। ठीक है बेटे, बस यहाँ पर माइनस टू आ जाएगा। ठीक है? अभी हमने जो क्वेश्चन किया था बेटे, ये वाला, ठीक है बेटे, वन को माइनस टू, लाइन दे रखी है हमारे पास टू एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मुझे डायरेक्ट अल्फा को बीटा निकालना है। ठीक है बच्चों, इसकी इमेज निकालनी है, क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा माइनस वन अपॉन में टू, बीटा प्लस टू अपॉन में माइनस वन इज इक्वल टू नेगेटिव टू टाइम्स ऑफ, इस लाइन के अंदर हम इसके कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे बेटे, क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज माइनस टू टाइम्स ऑफ वन माइनस माइनस टू प्लस वन और में टू स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, तो अल्फा माइनस वन अपॉन में टू, बीटा प्लस टू अपॉन माइनस टू, टू प्लस टू प्लस वन अपॉन में फोर प्लस वन, फाइव बाई फाइव हट जाएगा ये। ठीक है बेटे, तो अल्फा माइनस वन अपॉन में टू, बीटा प्लस टू अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फोर, अल्फा कम्स आउट टू बी माइनस थ्री, बीटा प्लस टू इज इक्वल टू टू, बीटा कम्स आउट टू बी जीरो। उसको तो नहीं है, समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको तुम करोगे। ठीक है बेटे, फ्रूट ऑफ द पर्टिकुलर समझ में आया, इमेज भी सर समझ में आ गया आपको। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए, फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट 8, 12 with respect to the line mirror 4x plus 7y plus 13 is equal to 0। ठीक है बेटे, 4x plus 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। आप लोग करोगे बेटे इसको, करो प्लीज, दोनों निकालोगे क्या, लिख दो फोर और परपेंडिकुलर एंड इमेज दोनों निकाल देते हैं, ठीक है। पहले आप एच को मैं के की वैल्यू निकालो, मुझे तो बता दीजिए।
सर इमेज 4,5 आ रही है। नहीं बेटे, बताओ क्या। 4x+7y। कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करते जाओ, लेकिन टाइम बच जाएगा हमारा। बाकी बच्चों जिनको नहीं आया, शॉर्टकट के हिसाब से h+8 अपॉन में 4 k-12 अपॉन में 7, नेगेटिव साइन। इस लाइन के अंदर हम इसके कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे बेटे। डायरेक्ट लिखूँ -32, 7 × 12 84 +13 अपॉन में a² + b² 16 +49। हाँ जी बेटे। जी, h+8 अपॉन 4 k-12 अपॉन 7 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या आएगा बताओ बेटे। और -2 देखो बेटे, h+8 अपॉन में 4 इज इक्वल टू k-12 अपॉन में 7, -65 में 65 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये -1 आ गया। h+8 अपॉन में 4 k-12 अपॉन में 7 इज इक्वल टू -1। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है। h+8 अपॉन में h+8 कितना आ जाएगा हमारे पास, -4 k-12 कितना आ जाएगा, -7। h इज इक्वल टू -12, k इज इक्वल टू 12 -7 5। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा -12,5। इमेज निकालने के लिए सब कुछ सेम कर रहा हूँ, बस यहाँ पर देखो, इमेज निकालने के लिए h और k की जगह अल्फा बीटा आ जाएगा ना, बस डायरेक्ट लिख रहा हूँ इमेज के लिए। α+8 अपॉन में 4 β-12 अपॉन में 7, ये -2 कर दो सिर्फ डायरेक्ट। ये राइट साइड हमारा सिंप्लीफाई करके -1 आ गया था, ये -2 हो जाएगा हमारे पास, है ना। α+8 कितना आ जाएगा हमारे पास, हमने इसको इससे कंपेयर किया, -8 आ गया। β-12 कितना आ जाएगा बेटे, -14। अल्फा इज इक्वल टू -16, बीटा इज इक्वल टू -2। इमेजेस -16 को -2। समझ आए बच्चे। बोलो बच्चे। अब कुछ बड़े से रिजल्ट्स बताना चाह रहा हूँ, क्या आर्टिकल करें, कुछ रिजल्ट बता दूँ। आर्टिकल चल रहा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वाला, कुछ बच्चे हैं कुछ चीज़ों को थोड़ा लेंथी तरीके से कर दी। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आसान तरीके से जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखो, कई फॉर्मुलाज हैं, इन सर्कल के, इन सेंटर के, है ना, इन सेंटर के, एक्स सेंटर के। फॉर्मुला बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये कहते तो मैं बता देता हूँ, पर आप लोग खुद परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं, मगर उनमें कुछ कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ें हैं जो पेपर में आराम से निकाली जा सकती है। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ वो बताओ, बताओ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट जो मेन मुझे लगता है कि जो काम की चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, इससे आपकी काफ़ी सारी क्वेश्चन हो जाएगी। ये तो बड़े लंबे लंबे फॉर्मुला था, उसमें आपका दिमाग ज़्यादा खराब हो जाएगा, जरूरत भी नहीं है टाइम वेस्ट करने की, ठीक है। कहते तो बता देंगे, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो मुझे लगता है आपके काम की चीज़ें हैं, टू द पॉइंट, जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगी, वो मैं बताता हूँ। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी सी चीज़ बता रहा हूँ। सर्कम सेंटर का वैसे फॉर्मुला आता है मालूम है, सर्कम सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ। वैसे मैं इसके बाद जब सर्कल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो शॉर्टकट और भी बताऊंगा, ठीक है। आगे ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा, ठीक है। अगर मुझे इसका सरकम सेंटर निकालना है, सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं डायरेक्ट आपको एक तरीका बता रहा हूँ सरकम सेंटर का, ठीक है। अगर कोई भी वर्टिसेस ए बी सी हमारे पास x1, y1, x2, y2, x3, y3 दे रखी है वो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x1 + x2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y1 - y2 अपॉन में 2 y1 + y2 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ
x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है अभी लैम्डा कहाँ से निकालेंगे? आप कहोगे लैम्डा कहाँ से निकालेंगे? लैम्डा को निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने पहले भी कहा था किसी एक वर्टेक्स को फिक्स कर लो आप लोग। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर सी को अगर फिक्स कर लिया, x1 माइनस x3, देखो बेटे ध्यान से देखिएगा। इसको लेट्स से मैंने फिक्स कर लिया x1 माइनस x, लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ। इसके लिए पहले एक डिटरमिनेंट बना रहे हैं x1 माइनस x3, y1 माइनस y3, और उसको भी कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। और क्या आएगा हमारे पास x2 माइनस x3। अब डिटरमिनेंट पूरा नहीं निकालना है, बेसिकली करना क्या है वो एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि लैम्डा की वैल्यू निकलेगी कैसे। लैम्डा की वैल्यू निकलेगी कैसे वो बताऊंगा कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। वर्टिसेस में ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस ले रहा हूँ। नेट ट्रायंगल के वर्टिसेस है 2,2, 4,2 और 0,4, ठीक है बेटे। हम लोगों ने क्या किया, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है बेटे। जानबूझ के सारे सारे स्टेप्स बता रहा हूँ। 2 - 0, इसको मैंने जानबूझ के मैट्रिक्स का नाम पी मान लिया कुछ भी, ठीक है। 2 - 0, 2 - 4, इसके एक्स में से इसको हटाया, इसके वाई वाले में से इसको हटाया, इसके एक्स में से इसको हटा रहा हूँ, इसके वाई वाले में से इसको हटा रहा हूँ। 4 - 0 और 2 - 4, 2 - 2, 4 - 2। अब थोड़ी ध्यान से सुनना क्या करना है। ये समझ में आया, मैट्रिक्स टी बन गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। पहले कॉलम वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। मैं जान उसके सारे सारे स्टेप लिख रहा हूँ। 2 × 4 न्यूमरेटर कॉलम वाला, प्लस -2 × -2, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, पहले वाले कॉलम वाले, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, तो इसका डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे हम लोग, याद है? दिस इंटू दिस माइनस में दिस इंटू दिस, 2 × -2 माइनस में 4 × -2। समझ आए? दोबारा समझाऊं। ए बी सी हमारे पास है, एक वर्टेक्स हमने फिक्स कर लिया, एक वर्टेक्स हमने फिक्स कर लिया। इसके एक्स में से इसको हटाओ, इसके वाई वाले में से इसको हटाओ। 2 - 0, 2 - 4, क्या आ जाएगा? 4 - 0, 2 - 4। ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। हम जो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा जो मुझे चाहिए इस वाले एक्सप्रेशन में, ये जो लैम्डा की वैल्यू जो मुझे निकालनी है उसके लिए बात कर रहा हूँ। निकालते कैसे, पहले इनके कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, अपॉन में दिस इंटू दिस माइनस में दिस इंटू दिस। क्या है बेटा हमारे पास बताओ? 8 + 4 -4 + 8, 12 अपॉन में 4, लैम्डा 3 आ गया बेटे। लैम्डा 3 आ गया। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x1 + x2 लैम्डा टाइम्स ऑफ y1 - y2, ठीक है बेटे। y1 + y2 लैम्डा टाइम्स ऑफ x1 - x2, ठीक है बेटे। क्या आएगा हमारे पास, याद रखना हमने x को नहीं काउंट किया क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पर काउंट हो चुका है, ठीक है। ये हमने x को फिक्स किया था, उसको नहीं लेना हमारे को। x1 + x2 का मतलब मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, x1 + x2 लैम्डा टाइम्स ऑफ y1 - y2 अपॉन में 2, ठीक है बेटे। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। y1 + y2, और यहाँ पर याद रखना नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है बच्चे। y1 + y2 माइनस में लैम्डा टाइम्स ऑफ x1 - x अपॉन में 2, ठीक है बच्चों। x1 + x2 का मतलब क्या आएगा बेटे, 2 + 4 +3 टाइम्स ऑफ y1 - y2, दैट इज 2 - 2, y1 + y2 दैट इज 2 + 2 -3 टाइम्स ऑफ x1 - x2, 2 - 4,
ठीक है बच्चे, 6/2 दिस इज 3, 0 आ जाएगा ना बेटे हमारे पास। और ये 4, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -2 × -3, 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज 5। मुश्किल है। ये तो सर्कम सेंटर के लिए दो तीन चीजें हैं, अदरवाइज कैसे करोगे? या तो आप इसके मिड पॉइंट निकालोगे, इसका स्लोप निकालोगे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालोगे, और इसका मिड पॉइंट निकालोगे, इसमें सिंपलीफाई करोगे। या आपका एक डिफरेंट सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, x1 sin 2b, x2 sin 2b, फंस जाएगा मतलब। बेटर है कि एक बार एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आ जाएगी। दोबारा समझाऊं? आ गई समझ में बट इसको आपने फिक्स करा, इसके x में से इसको हटाया, इसके y वाले में से हटाया, हाँ इसके x में से हटाया, इसके y वाले में से हटाया। सर समझ में आ गई, समझ में आने का हम्म, कैसे। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं लगी हो, बाकी से डिफरेंट लगी हो, तो इसको लाइक कर सकते हो। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अगर किसी ने नहीं बताया हो, और अगर आपने पहली बार पढ़ा हो, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो। ठीक है बच्चे, समझ में आया? अभी मैं कुछ और भी बताऊंगा तो मजा आएगा, कि कुछ चीजें मैंने छोड़ दी है, होगा तो बता भी सकता हूँ, फिर फंस ना जाओ आप लोग, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। बोलो क्या? एक चीज और बता दूं क्या बच्ची थी, एक आसान सा फॉर्मूला और कर लेते हैं, क्योंकि जेई में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि दो वर्टिसेस दे रखे हों और एक एंगल दे रखा हो, ए बी के वर्टिसेस दे रखे हो और एंगल सी दे रखा है, तो सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे? बता दूं अभी? अभी तो वर्टिस निकाल के भी कर सकते नहीं, ए बी वर्टिसेस दे रखे हो, तीसरे वाले का एंगल दिया हुआ है, हैं। बता दो। बोलो बेटे। सर कंस्ट्रक्शन तो हो जाएगा। देखो देखो, मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। इफ द एंगल सी इज गिवन इंस्टेड ऑफ थर्ड वर्टेक्स, अगर एंगल सी दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ वर्टेक्स सी एंड द वर्टिसेस, जो मुझे लगता है डुएबल चीजें हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एंड द वर्टिसेस ए x1, y1 and b x2, y2 is given। ठीक है बेटे, देन द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन बाय, बोलो क्या? सेम वैसे का वैसे ही है, x1 + x2। ठीक है बेटी, प्लस माइनस, अब पूछोगे प्लस माइनस क्यों दे रखा है? सोचो, एंगल सी अगर ए भी वर्टेक्स दे रखे और एंगल सी दे रखे, तो इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है ट्रायंगल, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ट्रायंगल की। ठीक है, x1 + x2 प्लस माइनस cot c, y1 माइनस y, बढ़िया सी बात बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे बारी में भी होगा, कॉमा y1 + y2, याद रखना यहाँ पर प्लस माइनस आया, cot c x1 - x2, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चे, इसको एक चीज बोलने के लिए बोलूं क्या, मान लेते हैं एबीसी द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, तो समझने के लिए कहना चाह रहा हूँ, एबीसी द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, ए के वर्टिसेस दे रखे, बी के वर्टिसेस दे रखे, अगर सी राइट एंगल अगर है 90 डिग्री है, cot 90 0, cot 90 0, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बना, x1 + x2/2, y1 + y2/2, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। और वही सर वही तो सर्कम सेंटर होता है, मजा आया देख के? नहीं, आपको भाई थोड़ा सा विश्वास हो गया इस फॉर्मूला पे? दोबारा बताऊं, x1 + x2, क्योंकि राइट एंगल अगर दे रखा है, प्रैक्टिकली देखा जाए ए और बी दे रखे हैं, या तो ये वाला राइट एक ट्रायंगल बन सकता है, एक ट्रायंगल ये वाला भी तो हो सकता था, रेक्टेंगल मान लेते हैं इसको, ये तो सर्कम सेंटर के दो सी तो दो जगह हो सकता था ना, इसलिए हमारे पास प्लस माइनस आ रहा है। अगर एंगल सी 90 डिग्री हो गए तो जीरो हो जाएगा, मिड पॉइंट होता है हाइपोटेन्यूज आ जाएगा।
क्वेश्चन करवाता हूँ तो पिक्चर आपको और क्लियर हो जाएगी अच्छे से। आइडिया समझ में आया? अगर ए बी के वर्टिसेस गिवन है और थर्ड एंगल कॉट सी लेट से गिवन है हमारे पास, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस माइनस कॉट सी टाइम्स y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 प्लस माइनस कॉट सी x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, कुछ बढ़िया बढ़िया से आज आपको शॉर्टकट्स और कुछ रिजल्ट्स बताता हूँ। आज की क्लास में काफी थोड़ा सा मजा आया यार, कुछ लग रहा है कि सिंपल बच्चों वाला काम भी नहीं चल रहा, थोड़ा सा अच्छा काम भी चल रहा है। जहाँ पर राइट एंगल वर्टेक्स है वहाँ पर होती है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बहुत सारी बातें हैं, मेरी वीडियो ज्योमेट्री की कुछ वीडियोस हैं, आई क्यों ज्योमेट्री में देखिएगा, सर्कम सेंटर, ऑटो सेंटर, इन सेंटर, सबके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी है 9 पॉइंट सर्कल। एक बार आप देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा, दुनिया भर की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आपको मजा आएगा। फाइंड द सर्कम सेंटर। मैं आपको दुनिया भर के फॉर्मुलाज बता सकता था, ऑल साइन टू x1 साइन टू x2 साइन टू, मगर कोई फायदा नहीं उसका करने का। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी if A is 7,4, A is 3, minus 2, and angle C is equal to pi by 3। 60 डिग्री दिया होगा बेटे। ठीक है, ये हमारा x1 y1 हो गया बेटे, ये x2 y2 हो गया। डायरेक्ट करें x1 प्लस x2, 7 प्लस 3 प्लस माइनस कॉट सी कॉट pi by 3, y1 माइनस y2, 4 प्लस 2 हो जाएगा बेटे, ये डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम y1 प्लस y2, 4 माइनस 2 प्लस माइनस कॉट pi by 3, x1 माइनस x2 दैट इज 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चे, कॉट 60 डिग्री से कितना आएगा? 1/√3 दैट इज 10 प्लस माइनस में 1/√3, 6/√3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस माइनस में 4/√3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से देखना, इस 2 को इन दोनों से डिवाइड कर दूं, इस 2 को इन दोनों से डिवाइड कर दूं, दैट इज 5 प्लस माइनस 3/√3, 1 प्लस माइनस 2/√3। यस और नो? ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3, 4√3/3 भी कर सकते हो ना। पहला वर्टेक्स आ जाएगा 5 प्लस √3, 1 प्लस। एक बात मुझे बतानी थी, एक बात मुझे बतानी है, यहाँ आप याद रखेंगे बेटर है कि ये याद रखेंगे, आपको लग रहा था प्लस माइनस की वजह ना माइनस प्लस रखें इसको। ठीक है बेटे, तो माइनस प्लस रखें, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, ये हाइपोटेन्यूज वाला भी रिजल्ट हम वैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चे, तो याद रखने के लिए प्लस माइनस कर सकते हैं, मगर आपको ये माइनस प्लस इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि याद रहेगा कि प्लस के साथ हमारे को माइनस लिखना है, माइनस के साथ प्लस लिखना है। अच्छा। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मैंने इसलिए ऑर्डर चेंज कर दिया इसका, प्लस के साथ हमारे को माइनस वाला पार्ट लिखना है, समझ रहे बेटे, तो माइनस के साथ हमारे को प्लस वाला पार्ट लिखना है। इसलिए मैंने जानबूझ के प्लस माइनस के लिए माइनस प्लस लिख दिया ताकि आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में भी कोई दिक्कत ना आए। प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस। ठीक है बच्चों, अगर हम प्लस का साइन लिए तो नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा यहाँ पर हमारे पास। अगर हमारे पास नेगेटिव साइन आया हमारे पास 5 - √3 है, तो वहाँ पर होगा 1 + 2/2। ये ध्यान देना है। ठीक है बेटे, इससे मिलता जुलता एक रिजल्ट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ऑर्थो सेंटर के भी कुछ शॉर्टकट बताता हूँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक दो रिजल्ट और बता दूँ अच्छे से। ठीक है बच्चे, वैसे मेरा अगला आर्टिकल आएगा, मगर मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। ठीक है, आपको प्लस माइनस वाली बात बताइए तो मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ आपको और सिखा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बोलो क्या?
ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन, बच्चे बड़े फंसते हैं। अगर आप इसको अलजेब्रा से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो अभी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आज की क्लास में, ताकि आपको फटाफट से सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको दे रखा है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लो, या कह सकते हो स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है, ऐसे समझ लो। या तो आपको राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा हो, या अगर आपको ए बी सी इज राइट एंगल, ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए के वर्टिसेस गिवन है, सी के वर्टिसेस गिवन है, बी के वर्टिसेस निकालने हैं। क्या मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको स्क्वायर का एक डायगोनल दे रखा है, आपको बी और डी के वर्टिसेस निकालने डायरेक्ट, अदरवाइज मेरा बाद में एक आर्टिकल आएगा उससे मैं सिखाऊंगा। अगर अभी मैं शॉर्टकट बता दूँ, जब चली रही चीजें तो हम लोग उसके हिसाब से आपको बता देते हैं ना। यानी किसी भी एक स्क्वायर का डायगोनल दे रखा हो, बाकी वाले वर्टिसेस निकालने हो, तो बच्चों को बड़ा टाइम लगता है इसको शुरू करने में। ठीक है ना, स्लोप निकालोगे, इक्वेशन निकालोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, या एक आर्टिकल और आएगा, वो मैं सिखाऊंगा टेन वाला। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ अभी, मजा आएगा देखने में। यानी कि अगर आपको ए के वर्टिसेस गिवन है x1, y1, और सी के वर्टिसेस गिवन है x2, y2। ए के वर्टिसेस गिवन है x1, y1, एक स्क्वायर के डायगोनल के वर्टिसेस दे रखी, मुझे बी और डी के वर्टिसेस अगर निकालने हैं, तो फाइंड बी एंड डी। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखने का तरीका बताऊंगा। तो हो जाए x1 + x2 प्लस माइनस y1 - y2 डिवाइडेड बाई 2। मैं थोड़ा इसको नीचे लिखूँ, जगह यहाँ पर कम पड़ेगी। ठीक है बेटे, x1 + x2 प्लस माइनस y1 - y2 डिवाइडेड बाई 2, कोमा। ये मेरे को क्यों मैं आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि y1 + y2 यहाँ पर भी आप लोग माइनस प्लस करके लिखो, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है बेटे, माइनस प्लस क्यों लिखा हम लोगों ने, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस। ठीक है बच्चे, x1 + x2 प्लस माइनस y1, डायरेक्ट इसके वर्टिसेस आ जाएंगे, मजा आ जाएगा। कि अगर आपको AC के वर्टिसेस दे रखे हैं, डायरेक्ट बी और डी के वर्टिसेस निकालने, डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ आज की क्लास में। ABCD द स्क्वायर, AC ए और सी के अगर आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, मुझे बी और डी के अगर वर्टिसेस अगर निकालने हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास x1 + x2 प्लस माइनस y1 - y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 माइनस प्लस x1 - x2 डिवाइडेड बाई 2। यही मेंस में आपका टाइम बचाने वाली थी यही। ये तो पूरा पूरा निकालने बैठोगे तो टाइम होता ही नहीं तरह। ऐसे ही बढ़िया से बताऊँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस दे रखे हैं, तीसरा वाला वर्टेक्स निकालना। हाँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इसके दो, लेट से बी और सी के वर्टिसेस दे रखे हैं, और एक का वर्टिसेस निकालना हो। बात समझ में आ रही है मेरी? क्योंकि जब चीजें चल रही हैं तो आपको चीजें एक साथ साथ याद भी हो जाएंगी। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर बी और सी के वर्टिसेस दे रखे हैं, ढंग से बनाती हूँ। मैंने बोला लेट से बी और सी के वर्टिसेस दे रखे हैं, AB ले लो, CD ले लो, जैसा बदल करे बताओ। इसी के भी दो वर्टिसेस बेसिकली दे रखे हैं, x1, y1 दे रखा है, x2, y2 दे रखा है। मुझे इसके वर्टेक्स निकालने हैं। ध्यान से एक बार देखो स्क्रीन की तरफ। ABC इक्विलेटरल एंगल ऐसे हो सकता है, ABC इक्विलेटरल एंगल ऐसे भी तो हो सकता है, आया ना। तो वर्टेक्स अगर एक यहाँ हो सकता है, वर्टेक्स एक यहाँ पर भी तो हो सकता है, अगर BC एक सेगमेंट की वर्टेक्स दे रखी है तो। बात समझ में आई बेटा, ही नहीं आई? चलो बच्चों, ये मान लो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल DBC आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। बी और सी के वर्टेक्स देखिए, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A और D, जैसे कहते हैं। सेम आइडिया है जो हमने ये शॉर्टकट लिखा था, देखो ध्यान से, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। वैसे का वैसे लिखूंगा, बस एक थोड़ी सी चीज चेंज करूंगा मैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे का वैसे कॉपी किया ताकि आपको चीज याद हो जाए। बस याद रखना y1 - y2 जो लिखा होगा ना, यहाँ पर √3 आ जाएगा। समझ आया बेटे? सर ये समझते हैं कि यूज भी करते हैं। ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आएगा। नहीं नहीं नहीं, क्या निकालना क्या है? थर्ड वर्टेक्स,
अगर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दो वर्टिसेस दे रखे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, थर्ड वाला वर्टेक्स निकालना होगा। अदरवाइज एक आर्टिकल आएगा कि एक पॉइंट से किसी लाइन के अलावा किसी भी सेम से अगर एंगल बना रहे हो तो लाइन की इक्वेशन निकालने का, वो मैं कर पाऊंगा आपको, वो थोड़ा लेंथी काम हो जाता है। मैं डायरेक्ट उनके शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, ढंग से लिख दो उसको। x1 प्लस x2 प्लस रूट थ्री y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई टू, y1 प्लस y2 माइनस प्लस रूट थ्री टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई टू। समझ आए? दोनों याद रहेंगे, आराम से याद हो जाएंगे बेटे। अगर स्क्वायर दे रखा हो, राइट एंगल वगैरह ना, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा हो, एक वर्टेक्स निकालना हो, कोई भी निकाल, कोई भी हो सकते हैं, स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है, बाकी दो वर्टेक्स निकालना है, याद आ जाएगा कि बेटा ये नहीं बताओ। टाइम बच जाएगा इससे हमारा। x1 प्लस x2 प्लस माइनस y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई टू, ऐसे y1 प्लस y2 माइनस प्लस x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई टू। ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो आइसोसेलेस वाला, या स्क्वायर के डायगोनल के वर्टिसेस दे रखे हैं, बाकी दोनों वर्टिसेस निकालने हैं तो डायरेक्ट शॉर्टकट आ जाएगा। ऐसे कह सकते हो रोम्बस दे रखा है, ये देखा जाए तो ए बी डी सी इज रोम्बस ना, आया ना? ऐसे कह सकते हो कि ए बी सी डी इज रोम्बस, ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। रोम्बस का एक डायगोनल, डायगोनल के वर्टिसेस दे रखे हैं, बाकी दोनों वर्टिसेस निकालने हैं। बट रॉन्ग रोम्बस का ये वाला डायगोनल उसके साइड्स के बराबर दिया हुआ है, इक्विलेटर है हमारे पास। और ये भी बोला हुआ है रोम्बस का, रोम्बस का एक जो डायगोनल है वो इसके बराबर में दिया हुआ है, साइड के बराबर, तो ये वाला इक्विलेटर है। एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। हाँ, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक एंगल अगर 60 डिग्री है तो वो इक्विलेटर। ठीक है। अब कुछ बढ़िया सी बातें और बता रहा हूँ आपको, पता है ऑर्थो सेंटर की भी दुनिया भर की चीजें हैं। ठीक है, और कुछ अच्छी सी चीजें करते हैं ताकि आपका टाइम बचे। एक और शानदार सी चीज बताता हूँ, पर वो स्पेशल चीजें ही, मतलब मैं जनरल वाले वर्जन नहीं बता रहा, वो स्पेशल टाइप की बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ आए तो ये होता है, अगर ऐसा कुछ आए तो ये होता है। जनरल पेपर में ऐसा ही आता है, या तो जनरल होगा तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मान लेते हैं इन केसेस में तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता, वो चीजें निकालनी है। जैसे क्रिकेट में एक अच्छी बॉल को लेफ्ट करना भी एक गेटिंग शॉट है, ऐसे जेई पेपर में अगर एक क्वेश्चन अगर आप छोड़ दोगे ना, अच्छा क्वेश्चन अगर आगे गुड फॉर जो कैलकुलेशन अगर बना रहा है, बेटर है कि छोड़ दो, कि अगर वो आपका मोमेंटम खराब करेगा या आपके नेक्स्ट दो तीन क्वेश्चन की कीमत चुकाएगा। आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है। अगर आपको देखने से नजर आ रहा है कि कैलकुलेशन काफी बड़ी आ रही है तो बेटर है कि छोड़ करके बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। टाइम लिमिटेड होता है हमारे पास, टाइम बचेगा तो लास्ट में उसको अटेम्प्ट करो। जैसे क्रिकेट में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर एक बाउंसर बॉल अगर आई और आपने मन नहीं कि मैंने मारना ही हो, कट लग गया और आप आउट हो गए, गेम खराब हो गया। वैसे ही कहते हैं ना, अच्छी बॉल को लेफ्ट करना भी क्रिकेटिंग शॉट है। ऐसे आपको अच्छा क्वेश्चन चूज करना कि ये मैंने नहीं करना, तो छोड़ दो ताकि बाकी क्वेश्चन का मोमेंटम ना बिगाड़े, वो भी क्वेश्चन करने के बराबर हो गया। बदल आप एक क्वेश्चन करने लग गए, वो दो तीन क्वेश्चन का टाइम खा गया, और आपका उत्तर में दो क्वेश्चन आएंगे। बेटर है। मार्क्स सभी के बराबर है ना। तो पहले जो क्वेश्चन आपको आते थे, अपनी आप तैयारी अपनी कर रहे हो, उस तैयारी करने में आपको समझ, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप लोग दोगे, जितने ज्यादा पीवाई क्यू आप लोग करोगे, आपको समझ आ जाएगा मैंने कौन सा चैप्टर कितना करना है, कौन कौन से चैप्टर क्वेश्चन उठाने हैं। जो क्वेश्चन देखते हैं आपको नजर आ रहा है कि मेरा क्वेश्चन किया हुआ है, डूएबल है, बेटर है कि पहले आपने वो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। आपने एग्जाम पेपर में जेई मेंस जेई एडवांस में क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी है कि तेरे को मैं आज निपटा के मानूंगा। स्मार्ट तरीके से काम करना है। ये जो क्वेश्चन मुझे आता है पहले मैंने वो अटेम्प्ट करना है, उसको खत्म हो जाएगा, जब टाइम बचेगा तो लास्ट में सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन की जो कीमत है वो तीन क्वेश्चन चुकाएं, वो बीच में छूट जाएगा। ठीक है, स्पीड इंटू एक्यूरेसी इज इक्वल टू मार्क्स। मैं कहूँगा स्पीड इंटू एक्यूरेसी में सबसे पहले आप एक्यूरेसी पे ध्यान दें, स्पीड अपने बढ़ जाएगी। स्पीड पे ध्यान देंगे, एक्यूरेसी खराब होगी तो फिर भी गड़बड़ नहीं है। पहले आप एक्यूरेसी पे काम पे ध्यान दें ताकि चीज़ें आप लोग सीखें। जब आपको काम आता होगा ना, स्पीड अपने बढ़ जाएगी। जब आपको आपका स्पीड स्लो होती तब है जब एग्जाम पेपर बैठ के सोच रहे होते कि इसको करना कैसे है। बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो पहले बेसिक से हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग बुक से, जेई मेंस की बुक है, अलग अलग संगीत की है, हरियंत की है, कोई भी बुक आप उठा के कर सकते हो, ब्लैक बुक कर सकते हो, पर एक बुक आपको उठाने की करनी पड़ेगी। 10 किताबें इकट्ठी करने का कोई फायदा नहीं है, दो या तीन किताबें पकड़ लो, उनको अच्छे से करो। कोई भी सारे सारे एग्जाम्पल, सारे सारे क्वेश्चन, सारे सारा क्वेश्चन बैंक जितनी भी आती है,
अगर सारी किताबें करोगे तो फंस जाओगे। एक चीज पकड़ लो, उसको अच्छे से कर लिया, जेई मेंस आपका हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। आईटी जेई मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद कैलकुलेशन कर करके उल्टी सीधी चीजें कर करके मुश्किल बना रहे हो। किसी भी एक चीज को मान लो और सीधा सीधा चलो, डिसिप्लिन में रहना या आईटी जेई। अगर आप डेली डेली बेसिस पे अपना काम कर रहे हो ईमानदारी से, तो जेई मेंस बड़े आराम से क्लियर हो। एडवांस के लिए थोड़ा नॉन रूटीन मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं नॉन रूटीन मैथमेटिक्स, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। नॉन रूटीन मैथमेटिक्स, नॉन रूटीन मैथमेटिक्स, उसकी कुछ वीडियोस भी मैंने डाली, आई क्यू अलजेब्रा के नाम से, एक बार देखिएगा। अच्छा लेवल का कंटेंट है, और आपको डिफरेंट कैसा सोचना है वो आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, कॉम्बी भी आपको अच्छा आना चाहिए। बच्चे एडवांस में वहीं फंसते हैं, ठीक है। और आजकल तो पिछले 2-3 साल का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, कैलकुलेशन बेस्ड पेपर ज़्यादा आ रहा है एडवांस में। बच्चे जिनकी कैलकुलेशन गंदी गंदी आई थी डेसिमल में, तो आपको वो वाली प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर का आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना प्लीज अभी, अपने ब्रेन को थोड़ा एक्टिवेट करना, ठीक है, ताकि जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप करें। आप लोग क्या गलती करते हो, हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा आधा हो गया मैं कर लूंगा, कैलकुलेशन तो मैं कर ही लूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा, छोड़ देते हो। मेरी रिक्वेस्ट है कैलकुलेशन खत्म करके उठा दो, क्योंकि पेपर में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको आंसर निकालना पड़ेगा। हमें लगता है ना टाइम बचाना है, तो ये तो मेरे को समझ आ गया, आइडिया समझ में आ गया, मगर कोई भी चाहे सीबीएसई का भी नॉर्मल पेपर भी दोगे, स्कूल का भी कैलकुलेशन तो पूरी करके दिखानी पड़ेगी ना। तो बेटर है जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, कोई न्यूमेरिकल भी अगर आप कर रहे हो, तो प्लीज उसको पूरा खत्म करके आंसर टैली करके आगे बढ़ा करो। और किसी भी क्वेश्चन में सुनो, किसी भी क्वेश्चन में 15-20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने, क्योंकि एग्जाम भी आपको नहीं लगेगा, ये नहीं कि पूरा पूरा दिन बैठे उसे 3 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने किसी क्वेश्चन को जेई को जैसे पेपर आपने देना है, तैयारी का भी एक स्ट्रेटेजी होती है। ओलंपियाड आरएमओ इनमो नहीं है कि आप 3-3 4-4 5-5 घंटे लेके बैठे हो एक प्रॉब्लम के साथ। आपने एक प्रॉब्लम को 15 या 20 मिनट देने हैं, और एवरन को नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आना नहीं है, तो टीचर से हमसे आपके डाउट पूछने हैं आपको कभी। आपको आइडिया 5 मिनट में आइडिया आ जाना चाहिए, 15-10-15-20 मिनट से ज़्यादा लगाना नहीं है। ये नहीं कि आप 1-1 घंटा लगे हुए हो 2 प्रॉब्लम करने के लिए, लोग की कोई क्वेश्चन आ गई, इन क्वेश्चन लगे हो, 15 मिनट में हो रही वाले नहीं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ट्राई करो। अपनी पढ़ाई का स्ट्रेटेजी भी आपने ऐसी रखनी है। आप लोग टाइम मैनेजमेंट करते हो, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री करते हो तो मैथ छूट जाता है, केमिस्ट्री मैथ्स करते हो तो फिजिक्स छूट जाता है, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम को नंबर ऑफ टाइम मिनट्स या नंबर ऑफ ज़्यादा दे रहे हैं। आपको अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी वैसी रखनी पड़ेगी, कोई आर्टिकल कर रहे हो 15-20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स में 10-15-20 मिनट दो एक क्वेश्चन को, अगर नहीं हो रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। मैक्सिमम नंबर, जितना आप एप्लीकेशन करोगे, जितना एक आर्टिकल को देख करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको समझ में आ जाएगी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम कैसे करनी है। एमसीक्यूज जरूर करने हैं, और हो सके तो मोर देन वन करेक्ट वाले जरूर करने हैं, सबसे बढ़िया मुझे वही लगती है। मोर देन वन करेक्ट में आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। मेरा मॉड्यूल है, आप प्लीज उस मॉड्यूल को ईमानदारी से सारा का सारा सोल्व करें। स्टेट लाइन मैंने दिया हुआ है, इसमें 1 2 सारे सारे क्वेश्चन बनाए। मैंने कहा ना, कोई भी एक चीज पकड़ लो ईमानदारी से, या बुक पकड़ लो, हमारे वाला मॉड्यूल पकड़ लो, उस मॉड्यूल को 1 2 सारे सारे क्वेश्चन करो। मेरे मॉड्यूल की 4-4 एक्सरसाइज हैं। पहली वाली एक्सरसाइज में 60-70 क्वेश्चन होंगे हर एक चैप्टर के, जो नॉर्मल सीबीएसई वाली या मेंस वाली होगी। सेकंड में उसके पीवाईक्यूज है, जेई मेंस के डेटा से 4-5 साल के जो आए हुए हैं, 60-70 80 क्वेश्चन हर चैप्टर के हुए। थर्ड एक्सरसाइज मेरी एडवांस वाली है, नॉर्मल क्वेश्चन जो लेवल के आते हैं। और फोर्थ एक्सरसाइज जेई एडवांस की सारी प्रॉब्लम्स है, हर चैप्टर में 4-4 एक्सरसाइज मैंने डाली हुई है। और हर एक्सरसाइज में 50-60-70-80 क्वेश्चन, यानी 200 250 300 क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर के मिलेंगे। तो प्लीज वो वाला मेरा वाला मॉड्यूल उठाएं और ईमानदारी से उसको करना शुरू करें। जो नहीं आता बिंदा चाहे व्हाट्सएप करें मुझे, जो मर्जी करें, पढ़ते पढ़ते डाउट पूछ दें, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूँ। ठीक है, और साथ में हाँ जी, क्या बेटे। अच्छा ये कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, आरएमओ वाले जो एग्जाम होता है उसमें आप 5-6 घंटे लगा सकते, 3 घंटे लगा सकते हो, उसका लेवल अलग होता है, ठीक है। आईडी जेई की जब प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपने कोई भी बुक उठा लिया, जैसे संगीत की बुक उठा ली या अरियन की बुक उठा ली आप लोगों ने, तो उस क्वेश्चन को उठाओ। हर क्वेश्चन पे 10 से 12-15 मिनट से ज्यादा लगाना नहीं है, एमसीक्यूज बनाना, 1 घंटे का टाइम दे दिया, आज मैंने 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करने हैं। संदेश की बुकलेट से आपने उठाई, आर्यन सीरीज की बुक आपने उठाई, कोई अच्छी सी किताब उठा ली, ठीक है, तो उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा पहले अपने एग्जाम्पल्स पढ़ ली। जब आप एमसी करने बैठे हो, अपना टाइम मांगो कि 1 से लेकर 1.5 घंटे का टाइम मेरे पास है, आज मैं 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तो 1 घंटे में करके मांगूंगा। टाइम बाउंड आप तैयारी करें, ये नहीं कि आप एमसीक्यू कर रहे हो और पूरा 30 क्वेश्चन लगाने के लिए पूरा सुबह से लेकर शाम तक लगा लिया आपने। आपको आइडिया आ रहा है, नहीं आ रहा, अगर आपको आइडिया तो पहले आर्टिकल पढ़ो, थ्योरी पढ़ रखी होगी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। बिना थ्योरी पढ़े डायरेक्ट एमसीक्यू में जाओगे तो फंस जाओगे। हाँ, ये मैं अभी सीबीएसई वाले लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूँ, सीबीएसई और मेंस वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ।
पहले हल्का 3 4 5 लेक्चर मैं सीबीएसई स्कूल वाले, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्कूल वाला सिलेबस पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए, एनसीईआरटी आर डी शर्मा वाला लेवल। धीरे धीरे मैं बीच बीच में जैसे मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट समझ आना शुरू हो गए तो मैं सनगेज वाले लेवल पे आ जाता हूँ, या आर्यन सीरीज वाले लेवल पे आ जाता हूँ। जब मुझे आपको लगेगा और अच्छा हो जाएगा तो मैं ब्लैक बुक वाले लेवल पे आ जाऊँ। अगर आपने आर डी शर्मा नॉर्मल कर ली, सनगेज कर ली, आपको सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी, मॉड्यूल आपके बनने शुरू हो जाएंगे। सभी बुक्स में एक जैसा ही कंटेंट होगा, 4 6 किताबें करने से नहीं होगा। आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो बड़े आराम से आपको काम आएगा। हर आर्टिकल अभी शुरू शुरू में आपको करना जरूर चाहिए, ठीक है। अगर आप 9th 10th 11th के स्टूडेंट हो, 11th में थोड़ा टाइम बहुत लेट है, 9th 10th के स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट को अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि थोड़ा थोड़ा पहले 9th 10th वाले स्टूडेंट के पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, ताकि वो नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा दे सकते हैं। 11th 12th वाले बच्चों के पास टाइम कम होता है, ठीक है। तो 9th 10th में आपको अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, ओलंपियाड की तैयारी कर सकते हैं आपको। 11th वालों को थोड़ा टाइम कम मिलेगा, उनको फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, मैथ्स भी करनी है। और फिजिक्स की भी दुनिया भर की किताबें आएंगी, केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। तो सभी चीज़ें करनी पड़ेगी, सभी टॉपिक की एक एक टॉपिक की पूरी पूरी किताबें। 9th 10th से पढ़ोगे तो उन सब चीज़ों को धीरे धीरे अपने हिसाब से अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़ सकते हो आप। 11th वालों को प्रेशर इस पे होता है कि भाई मैं ये करूँ या ये करूँ ये करूँ, उसी में बेचारे फंस जाते हैं। इसका एक तरीका बता रहा हूँ, अपने स्टडी टेबल पे अगर आप फिजिक्स कर रहे हो, सारे मॉड्यूल फिर केमिस्ट्री मैथ्स का हटा दो। ये होता है कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, साथ में केमिस्ट्री का मॉड्यूल पढ़ा, दिन में आता है यार ये रह गया, पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री का मॉड्यूल हाथ उठा लिया, फिर अंदर से डर लग रहा होता है होमवर्क खत्म करना है। केमिस्ट्री करने लगा तो याद आया अरे मैथ्स का मॉड्यूल नजर आया कि मैथ्स की किताब नजर आ गई, मैथ्स की किताब में चलेगी चैप्टर, तो पूरा दिन वेस्ट रहता है। डरोगे तो कभी काम नहीं करोगे, अपनी चीज़ों को एंजॉय करो। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो, टेबल पे सिर्फ फिजिक्स की किताब होनी चाहिए, जो मॉड्यूल या कोई बुक आप पढ़ो सिर्फ वही होनी चाहिए, आलतू फालतू आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोई चीज़ नहीं होगी। और जब आप उठो तो उस आर्टिकल को, उस जो भी क्वेश्चन करो उसको खत्म करके उठो। अगर मम्मी कह रही है बेटा खाना खा ले या ये तो कभी पहले कोई काम चल रहा है मेरा, वो खत्म करके फिर काम। और हर रात को सोने से पहले आप अगले दिन की प्लानिंग करके देखो कि मैंने क्या करना है। और दूसरी बात, रात को सोने से पहले एक चीज़ और सोचा करो कि आज का जो मेरा टारगेट था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको आपका कैलिबर पता है, आपका कैलिबर लेट से 8 नंबर का है ना, तो टारगेट अपना 11 या 12 नंबर रख के सो। अगर अभी आपको लगता है कि मैं 10 क्वेश्चन कर सकता हूँ, 12 या 15 क्वेश्चन का टारगेट रखो। 15 क्वेश्चन का टारगेट रखोगे तो 11 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 की अगर आपकी कैपेबिलिटी है, 10 का टारगेट रखोगे तो 7 या 8 होंगे। समझ आया बेटे, जो भी आपको कैपेबिलिटी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रखो। नहीं होगा अच्छी बात है, आपको मोटिवेट करेगा मेहनत करने के लिए। और डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, ये नहीं कि आज मैं बर्थडे पार्टी में चला गया, आज मैं शादी में चला गया, आज मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ, वो काम खराब है। 2 साल की रिगरस स्टडी है, जो भी टीचर अपने किसी को भी गुरु माना है उसका ईमानदारी से कहना मानो, और उसको जो वो काम दे रहा है चुपचाप करते चलो। जिसको भी गुरु मान लो उसको मान के, ये नहीं कि मैं इस गुरु से भी पढ़ लूँ, मैं इस गुरु से पढ़ लूँ, उस गुरु से पढ़ लूँ, ये वाला यूट्यूब देख लूँ। एक को मंत्र मान लो, उसका ईमानदारी से काम करो, इसका आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ हो जाएगा। जो भी डाउट है अपने टीचर से बात करनी बहुत जरूरी है। जितना आप अपने टीचर से बात कर, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आप कहीं फंस रहे हो, बिंदा फोन करो, बात करो, सर मैं फिजिक्स में यहाँ फंस रहा हूँ, सर मैं केमिस्ट्री में यहाँ फंस रहा हूँ। हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे ना, मैथमेटिक्स में यहाँ ऐसे कैसे करते हैं। जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है वो आपको अपनी बेस्ट एडवाइस दे सकता है, जिसने उसमें काम किया हुआ है। फिजिक्स का टीचर ही आपको फिजिक्स की अच्छी एडवाइस देगा, मैं नहीं दूंगा। केमिस्ट्री का टीचर आपको केमिस्ट्री की अच्छी एडवाइस देगा, मैं नहीं दूंगा। मैथ्स की मैं एडवाइस दे सकता हूँ। फिजिक्स के टीचर को पता ना यार ये बेसिक्स कहाँ खत्म हो रही है, किस किताब से उसने जिंदगी लगाई है फिजिक्स पढ़ने में या पढ़ाने में। केमिस्ट्री वाले टीचर ने केमिस्ट्री पूरी जिंदगी लगा दी केमिस्ट्री पढ़ने पढ़ाने में। हम मैथ्स में दुनिया भर की किताबें हम लोग भी पढ़ते हैं, हमें पता है कि इस बुक में ये लेंथी काम है, आसान काम है। तो हम आपको बता सकते हैं बेटा आपके पास टाइम ज्यादा है तो इस बुक से ये वाला टॉपिक पढ़ ले, ये आर्टिकल पढ़ ले, ये वाली वीडियो देख ली। हमें टाइम कम है तो ऐसा टाइम का मत ऐसे करो, क्योंकि टीचर को एक पता होता है कि बच्चे का कैलिबर कितना है। बोलो कुछ याद नहीं रहता है, नींद पूरी नहीं होती है, सही बात है। देर रात तक पढ़ रहे हो। अगर आपको 6 7 घंटे सोना जरूरी है, और एक रिक्वेस्ट करूं, सुबह आधा घंटा पौना घंटा रनिंग या योगा करा करो। उसमें ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर जाएगी, प्रॉपर जाएगी तो स्पेस रहेगा तो याद भी रहेगा, भूलोगे नहीं। और याद करने के लिए आपको टॉपिक को बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको टेस्ट देने बहुत जरूरी है। अलजेब्रा के टॉपिक से वो इतना याद रहता है, तो उसको ज्यादा याद बचपन से अलजेब्रा बहुत किया हम लोगों ने, कैलकुलेशन बहुत किया। क्वाड्रेटिक के वो सब होता है। इसलिए बोला क्योंकि 9th 10th में आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी। आपको किसी ने 9th 10th की ज्योमेट्री पढ़ाई नहीं। मैक्सिमम बच्चे ज्योमेट्री में फंबल करते हैं, उन्हें पता नहीं ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एक रिक्वेस्ट है, अगर मन करे टाइम होगा तो मेरी आईक्यू ज्योमेट्री की वीडियोस देख लीजिएगा।
और आपको मजा ना आए तो मेरा नाम अजय लगीना नहीं। कितने ब्यूटीफुल तरीके से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सप्लेन किया, सर्कम सेंटर, इन सेंटर। आप हैरान हो जाओगे, इतनी सारी प्रॉपर्टीज है हमने सोची नहीं थी, सुनी नहीं थी। ऑर्थो सेंटर दुनिया भर के नाम लिखा हुआ मैंने वीडियोस में। इन सेंटर, एक्सेंटर लेमा, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। मन करे 30-30, 25-25 मिनट की वीडियोस है, एक बार देखिए। नहीं मजा आएगा तो मैं बता, डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रखी है, दिल खुश हो जाएगा। अभी मैक्सिमम लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढंग से नहीं पता, एंगल बाइसेक्टर ढंग से नहीं पता। आप हैरान हो जाते कि प्रिसाइजली एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, प्रिसाइजली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। बच्चों को मैंने क्वेश्चन पूछा था क्लास में, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या सारे एक हैं, अलग अलग हैं? अलग अलग हैं तो इनका नामकरण ऐसे कैसे हुआ? एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, और नॉर्मल किसे कहते हैं? पता है आप लोगों को या नहीं? हाइट नॉर्मल किसे कहते हैं? किसी भी पॉइंट जो आपने सरफेस पे दिया है उससे परपेंडिकुलर, और एल्टीट्यूड होता है जो आपने एक पॉइंट डिसाइड किया है उससे एक सरफेस पे perpendicular। मैं बताता हूँ, हल्का सा एक्सप्लेन करूँ। सर एक चीज पूछनी है। अगर एक लाइन है, लेट से कोई भी पॉइंट कहीं पर भी है, इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, से परपेंडिकुलर कर दी। एल्टीट्यूड जब होगा, या कह सकते हो अगर मैं ट्रायंगल के लेट से अगर बात कर रहा हूँ, यदि मैं ट्रायंगल के अंदर बात कर रहा हूँ, ये तो मैं स्पेस में कहीं पर भी ले गया, ये पॉइंट कहीं पर भी है, यहाँ से हमने इसके ऊपर लेट से बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एल्टीट्यूड जो होगा वो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर होगा, दिस इज द एल्टीट्यूड। पी वाला पॉइंट कहीं पर भी था, बाहर था, अंदर था, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यस और नो? पीसी वाले लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। वैसे बता देना चाहता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की सबसे ज्यादा खास बात ये होती है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे तो सारे के सारे बी और सी से इक्वल डिस्टेंट होते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इसके ऊपर गया, इस डायरेक्शन में। जैसे कोई सरफेस अगर है हमारे पास, नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड गया है हमारे पास यहाँ तक, ठीक है ना, और ये हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। और नॉर्मल की खास बात क्या, जो भी आपकी कर्वेचर है हमेशा उसके सेंटर से पास करेगी। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की तीन खास बात होती है किसी भी कर्व में, चाहे सर्कल पढ़ोगे, पैराबोला पढ़ोगे, हाइपरबोला, एलिप्स, या कोई भी कॉनिक पढ़ोगे। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की तीन खास बातें होती है। एक तो ये जो कर्व दे रखी है उसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, एक तो ये टेंजेंट दे रखी है तो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, एक जो ये नॉर्मल दे रखा है तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। कभी किसी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, टेंजेंट भी उससे पास कर रही है, नॉर्मल भी उससे पास कर रही है, और वो जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी कर्व की इक्वेशन दे रखी है वो भी उसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, काम की बात पे वापस आए, बोलो बेटे। सर मेरे को जो प्रॉब्लम है, मेरे को एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है बट मुझे स्पीड का प्रॉब्लम है। एक ही चीज को बार 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 करोगे, अगर आपने कोई असाइनमेंट कर लिया उसको दोबारा करो, तब स्पीड अपने पड़ेगी। सर बट उतना टाइम नहीं नहीं, बचता। मैनेज करना पड़ेगा। और उसके लिए दिन आपको टाइम मैनेज करने का सबसे बढ़िया एग्जांपल बता रहा हूँ, आधा पौना घंटा खेलो जरूर, मोबाइल फोन पे नहीं, बाहर फिजिकल एक्टिविटी करोगे, ईमानदार से बता रहा हूँ, आपका 2 घंटे का काम 1 घंटे में, 1.25 घंटे में होगा, 3 घंटे का काम 1.5-2 घंटे में हो जाएगा। आधा पौना घंटा अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, थोड़े से पसीने आ गए, दिमाग थोड़ा गर्म हो गया, आप देख लीजिएगा आपकी मेमोरी रिटेंशन भी बढ़ेगी, ठीक है, और आपका टाइम भी बचेगा। मेरा एक स्टूडेंट था चंडीगढ़ में, वो मेडिकल भी था और नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल भी था, उसने मेंस भी क्लियर, मतलब जेई एम्स में भी, आज के डेट में एम्स में बैठा है, उसका पैशन मेडिकल में था, वो उसे आईटी जेई की भी रैंक क्लियर हो गई। उससे मैंने पूछा तेरा क्या राज है, कहता मैं सुबह 1 घंटा रनिंग एक्सरसाइज और योगा जरूर करता हूँ। कहता सर्दी हो गर्मी हो मैंने एक्सरसाइज जरूर करनी है, उससे मेरा टाइम कम लगता है, मेरा पूरा दिन अच्छा बीतता है, अंदर से मैं खुश फील करता हूँ, प्रेशर स्ट्रेस नहीं लेता। आप अपने काम को एंजॉय करोगे तो कभी परेशान नहीं होगे। एक बात बोल रहा हूँ, हनुमान जी को बोला गया था जाओ भैया लंका चले जाओ, समुद्र में। अंगद जी को पहले कहते पूछा गया, अंगद जी कहते हैं कि मैं चला तो जाऊंगा पर वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। हनुमान जी को काम मिला, आप पढ़ोगे ना रामचरितमानस में, उनका मन हर्षित हुआ, मन प्रसन्न हुआ, लंका चले गए, वहां से आ गए। आप सोच के देखो, वहां युद्ध हो रहा था लंका के पार, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, उनको बोला जी जाओ हिमालय पर्वत लेके आओ। अब सोच के देखो, जो इंसान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक युद्ध कर रहा हो, लड़ाई कर रहा हो, अब तो वो भी जाएगा। और कहते जी आज रात को जाना, रात को वापस ही आना है। आप लोगों को काम बोला जाए, सोच के देखो, सुबह से लेकर 7 बजे तक, फिर लेकर 5 बजे तक आपकी क्लास लगा दी जाए, बोला जाए पूरी रात बैठ के पढ़ो, आपको ये देखे मजा आ गया। और उनका मन हर्षित हुआ,
आप रामचरितमानस में पढ़ोगे कि तो उनका मन प्रसन्न हुआ फिर चले गए, उनको काम मिलता था तो मन खुश होता था। आपका मन अगर अंदर से प्रसन्न है, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं लगेगी। तो अपने काम को आप एंजॉय करो, जो जिंदगी में करना चाहते हो वो करो, उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप कभी थकोगे नहीं, निराश नहीं होगे। जो काम मिला अच्छी बात है ना, भगवान ने काम दिया। उन लोगों से पूछो ना जिनके पास काम ही नहीं है, वो जिंदगी ज्यादा मुश्किल है। आप अगर आप बिजी हो अपने लाइफ में, यू आर ब्लेस्ड। ईमानदार से बता रहा हूँ, नहीं तो खाली दिमाग कहते हैं ना शैतान का घर होता है, वो वाली चीज है। आप लोग जितना अपनी लाइफ में अपने आप को बिजी रखोगे उतना ठीक रहोगे। सबसे उसके लिए मन को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। और मन प्रसन्न तब होगा जब शरीर प्रसन्न होगा। स्वस्थ शरीर में ही कहते हैं ना, स्वस्थ मन का विश्वास होता है। उसके लिए वर्कआउट एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। और अच्छा खाओ, गंद भला मत खाओ कि पेप्सी पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, या शुगर ज्यादा बढ़ता है। बाहर के अटरम पटरम पिज्जा बर्गर बंद करके घर का खाना खाओ, अच्छा फूड हैबिट रखो, तो आप ठीक रहोगे। ठीक है, मन जितना प्रसन्न रहेगा उतना आप थकोगे नहीं, आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी। ठीक है, थैंक यू। शुरू करते हैं। कुछ बढ़िया सी बातें बता रहा था, कुछ शॉर्टकट्स हैं। वैसे तो ऑर्थो सेंटर के दुनिया भर के फॉर्मूले हैं, मगर मैंने बोला मैं कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ जो बिल्कुल आपके डायरेक्ट काम की आएंगी। ऑर्थो सेंटर के कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ बेटे। स्पेशल टाइप की चीजें, जब एक वर्टेक्स अगर ओरिजिन दे रखा हो, मैं कहना चाह रहा हूँ ऑर्थो सेंटर वैसे होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स। पता होगा आपको, ऑर्थो सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स। ठीक है बेटे, ए एक्स बी वाई सी जेड आर द एल्टीट्यूड्स। तो जो इंटरसेक्शन होता है ये ऑर्थो सेंटर होता है। इसकी दुनिया भर की प्रॉपर्टीज है कि इसको रिफ्लेक्ट करूंगा तो सरकम सेंटर पे जाएगा। ठीक है, और एक्स वाई जेड का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो इन सेंटर होता है, पता है वाली बात। दुनिया भर की प्रॉपर्टीज है। ऐसे जो होता है वो एक्स वाई जेड वाले ट्रायंगल का इन सेंटर भी होता है। तो आप वीडियोस पे देख लीजिएगा ऑर्थो सेंटर की दुनिया भर की प्रॉपर्टीज है। मगर अभी जो क्वाड्रेंट मेट्रिक के हिसाब से जितना जेई मेंस में काम आता है वो बताना चाह रहा हूँ। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are, ये तब बता रहा हूँ कि एक वर्टेक्स अगर 0,0 0,0 x1, x2 x1, x2 y1 x2, y2, ये डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। इसका हो जाएगा हमारे पास लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 कॉमा माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। h के कोऑर्डिनेट्स होंगे वेर लैम्डा कैसे निकालेंगे। लैम्डा हो जाएगा हमारे पास x1 x2, कोई चीज मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, x1 y1 x2 y2, ऐसे लिख दिया। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस इसको मल्टीप्लाई किया, दैट इज x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन में दिस माइनस दिस, अपॉन में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। समझ में बेटे, x1 y2। मजा आया देख के, बोलो बच्चों। ये आसान हो गया काम, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर पेपर में जनरली आता भी ऐसे है कि एक आपको ओरिजिन दे रखा होगा 0,0 और हमारे पास ये आ जाएगी। अदरवाइज जैसे मेरे पास एक तरीका और भी है, मैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन या शिफ्टिंग ऑफ वर्टिसेस बताऊंगा। अगर आपको निकालना किसी एक को ओरिजिन मान के काम करके भी काम कर सकते हैं। शिफ्ट कर दूंगा, न्यू कोऑर्डिनेट बनाऊंगा, वहां से फिर निकाल करके शॉर्टकट पे काम कर सकते हैं। समझ में आया? कि अगर आपको 0,0 दे रखा हो, x1, y1 x2, y2 दे रखा हो, तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x। और ये लैम्डा कैसे निकालेंगे, मैंने x1 y1 x2 y2 ऐसे लिख लिया बेटे। दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ऐसे वाले प्लस हो जाएंगे। फिर दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, माइनस करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। आसान हो गया ये वाला। अगर 0,0 दे रखा हो तब आएगी। ठीक है, अलग अलग तरीके से सिखा रहा हूँ। वैसे भी आपको मालूम है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो हमारे पास, तो जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स होता है वहां पर ऑर्थो सेंटर, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी। क्वेश्चन करवा रहा हूँ पहले ये वाला, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी if a is given to be 0,0, b is given to be 3,5, c is given to be 4,7। लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1, ठीक है बेटे, लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 माइनस में लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1, डायरेक्ट आपको ये
ऑर्थो सेंटर के वर्टिसेस दे देगी अगर 0,0 दे रखा है हमारे पास। ठीक है अद्वैत, समझ आया बेटे? यस सर। कल की क्लास में नहीं थे आप? सर मैंने देखी नहीं थी लिंक। आपने सर देखी नहीं थी सर, देखी नहीं थी मैसेज। क्लास रेगुलर का होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा बेटे, जैसे अगर आपकी इच्छा है ना। हाँ सर ट्राई करूँ। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे है क्लास हमारी, ठीक है बच्चे? ट्यूसडे 5 to 6:30, थर्सडे 5 to 6:30, सैटरडे 2 to 5, 3 आवर्स की क्लासेस होती है, संडे 9 to 11। बताऊँ क्या? ये हमारा x1 y1 x2 y2 हो गया बेटे, ये 3 5 4 7 हो गया हमारे पास। बोलो बेटे, लैम्डा कैसे निकालेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू 3 into 4। अभी करते हैं बेटे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 into 7, 4 into 5, दिस 12 plus 35, 21 minus 20, 47 आ जाएगा बेटे लैम्डा। ठीक है बच्चे, क्या था? लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस ऑफ y1, और अपना क्या था हमारे पास? लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस ऑफ x1 y1 अगर हमने ये माना है तो माइनस ये क्या आएगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 7 माइनस 5 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस। ठीक है बच्चे, इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, आसान हो गया। x1 y1 x2 y2 लिख दिया, इसमें से माइनस कर दिया, तो लैम्डा क्या आएगा? 47, 47 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 47 टाइम्स ऑफ 1, और तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 94 माइनस 47। मजा आया? जल्दी हो गया काम, नहीं तो वही इक्वेशन सारी निकालनी पड़ती, बीसी का स्लोप निकालो, उससे परपेंडिकुलर का स्लोप। में डायरेक्ट जो मुझे लगता है काम की चीजें वो आपको शॉर्टकट के हिसाब से बता रहा हूँ, लोग जनरली आते भी जनरली वैसे ही क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ। द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल having vertices alpha comma beta, beta comma alpha and alpha comma alpha is alpha comma alpha। पता क्यों हुआ ऐसा? m1 m2 is equal to minus 1, m1 m2 is equal to -1 हो गया, देख रहे हो? अल्फा कॉमा बीटा, बीटा कॉमा अल्फा, अल्फा कॉमा अल्फा, तो यही हमारे पास ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, यानी कि इसका स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप निकालोगे, -1 आ जाएगा। ठीक है बेटे, हो जाएगा? नहीं समझ आ गई वाली चीज कि अगर अल्फा ऐसे मान लेते हैं तेरे को 3,4, 4,3 और 3,3, तो 3,3 इज ऑर्थो सेंटर। 4,4 भी हो सकता था। अगर वहां पर अगर चौथा वर्टेक्स 4,4 होता है, ये स्क्वायर वाली बात आ गई। हाँ, दूसरी वाली, सॉरी, स्क्वायर वाली बात थी दूसरी कोई, ठीक, स्क्वायर वाली बात थी। रेक्टेंगल आती है। हाँ, स्क्वायर वाली आ जाएगी, स्क्वायर वाली रेक्टेंगल वाली बात है। ठीक, ऐसे ही बताना चाह रहा हूँ, द ऑर्थो सेंटर, शॉर्टकट एंड डायरेक्ट, ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस अल्फा कॉमा 1 बाय अल्फा। ये क्वेश्चन जनरली मैंने कई बार देखा एग्जाम में। अल्फा कॉमा 1 बाय अल्फा, बीटा कॉमा 1 बाय बीटा। अगर वर्टिसेस ट्रायंगल कैसे हो? अल्फा कॉमा 1 बाय अल्फा, बीटा कॉमा 1 बाय बीटा, गामा कॉमा 1 बाय अल्फा, गामा इज -1 अपॉन में अल्फा बीटा गामा कोमा माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है बेटे, अगर वर्टिसेस ऐसे दे रखे हैं, अल्फा कॉमा 1 बाय अल्फा, बीटा कॉमा 1 बाय बीटा, गामा कॉमा 1 बाय गामा, तो इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा -1 बाय अल्फा बीटा गामा कोमा माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, एक दो चीज़ और सिखा दूँ बढ़िया सी आपको। मालूम है एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट एच होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट जी होता है सेंट्रोइड, और सर्कम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको मालूम HGS आर ऑलवेज कॉलिनियर। हाँ, आइडेंटिटी यूजर आइडेंटिटी दिखना चाहिए। सी ऑर्थो सेंटर
इस लाइन का नाम होता है ऑयलर लाइन। ऑयलर लाइन, हाँ। बच्चे इसको यूलर बोलते हैं, ऐसे मत बोला करो, ऑयलर लाइन। प्रोनाउंसिएशन की होती है। दिस सेंट्रोइड, कि अगर आपका नाम भी कोई गलत लेगा तो आपको बुरा लगेगा ना। तो ऑयलर इज अ कहते ग्रेट मैथमेटिशियन, उनका नाम आप यूलर यूलर करके उनको पढ़ाते हो, बेचारे नाराज हो जाएंगे वो, है ना। ऑयलर इज अ प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन। सर हर जगह यूजली सुना था। अगर मैं गलत हूँ तो गॉड फॉरबिड, पर जितना मैंने पढ़ा है तो मेरे हिसाब से इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑयलर है। मैंने कोई सेशन अटेंड किया था तो उन्होंने मुझे सिखाया था, ऐसे याद था ऑयलर। बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन आए थे, उन्होंने सिखाया था हमारे को। अगर मैं गलत हूँ माफ़ी चाहूँगा। इतना मैंने सीखा क्योंकि वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, मेरे हिसाब से जितना मैंने सीखा है उन्होंने मुझे सिखाया था कि इसका नाम यूलर नहीं होता है, ऑयलर होता है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। बेटर है कि जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है उससे बुलाया जाए, उनके नाम को तो अच्छा लगेगा। क्योंकि आपको भी अगर गलत नाम से बुलाया जाएगा तो आप भी बुरा मानोगे ना। तो दिस इज ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है बेटे। कौन सा सेंटर किसका था? सर्कम सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और आपको वैसे पता होना चाहिए कि ये सेंट्रोइड इसको भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अगर मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ तो आपको मजा आएगा। ठीक है, मैं ही बताना चाह रहा हूँ कि अगर सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड आर गिवन, सर्कम सेंटर गिवन है हमारे पास अल्फा कोमा बीटा, और सेंट्रोइड गिवन है हमारे पास गामा कोमा डेल्टा। अगर आपको सर्कम सेंटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, डायरेक्ट अगर मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना हो, समझ आया बेटे। डायरेक्ट अगर मुझे ऑर्थो सेंटर अगर निकालना हो, क्या हो जाएगा, 3 गामा -2 डेल्टा अल्फा, 3 डेल्टा -2 बीटा। वैसे सेक्शन फॉर्मूला से आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। वैसे सेक्शन फॉर्मूला से आ जाएगा हमारे पास ही, निकालोगे घुमाओगे फॉर्मूला सिखा के। अदरवाइज डायरेक्ट अगर करना हो, ये डेल्टा क्या है इसका मतलब सर? है 3s -2g। डेल्टा क्या है सर? कोऑर्डिनेट्स है बेटे इसकी। अच्छा। जैसा थ्री 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 पार्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे इसकी। ठीक है बेटे। समझ में आया? कैसे याद रखोगे एच को, 3 टाइम्स ऑफ सर्कमसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स, याद रहेगा। आपको मालूम है 9 पॉइंट सर्कल का जो सेंटर होता है वो इसका मिड पॉइंट होता है। 9 पॉइंट सर्कल की भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आपको होगा तो आपको भी बता दूंगा। 9 पॉइंट सर्कल मालूम है कैसे कहते हैं, हल्का सा बता दूं क्या। 9 पॉइंट सर्कल का जो सेंटर होता है वो एच और एस का हमेशा मिड पॉइंट होता है। H+S/2 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और आपको ये भी बता देता हूँ, सेंट्रोइड इसको भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड 9 पॉइंट सर्कल के सेंटर को और सर्कम सेंटर को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। बेटर है कि मैं कहूँगा कि इसको आप ऐसे याद रखना, 3:1:2। ठीक है ना। HN:NG:GS। आप बेटर है कि याद रखें 3:1:2। सारी चीजें आ जाएंगी। लेट से 3x है, ये x है, ये x है, ठीक है राजी। एन इसका मिडपॉइंट 3x डिस्टेंस यहाँ पर आ गया, 3x डिस्टेंस यहाँ पर आ गया। एच जी कितना हो जाएगा 4x, जी कितना हो जाएगा 2x, 4:2, ये भी 2:1 हो गया। यहाँ पर ये 2:1 ऑलरेडी आ ही रहा है। ये 3:1:2 से सारी चीजें आप लोग याद रख सकते हो। 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर मालूम है, 9 पॉइंट सर्कल के बारे में नहीं बता दूं क्या हल्का सा है। आज की क्लास शॉर्टकट्स के ऊपर चलेगी, कोई बात नहीं, और आपको आपका टाइम बच जाएगा आज की क्लास की चीजें पढ़ने के बाद। 9 पॉइंट सर्कल के बारे में कहते हो तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। डिटेल में देखना हो तो शायद वीडियो नंबर 34 है ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री में देखोगे ना तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ 9 पॉइंट सर्कल विद देयर प्रूफ। किसी भी ट्रायंगल के अंदर 9 स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिनसे एक सर्कल हमेशा पास होता है। आप सोच के देखो, कोई भी 3 पॉइंट से एक सर्कल पास होगा
अगर कोई भी 4 पॉइंट एक सर्कल के ऊपर होंगे जरूरी नहीं है ना, 4 पॉइंट्स का एक सर्कल के ऊपर होना आसान काम नहीं है। 5 पॉइंट्स का होना और मुश्किल हो जाएगा, 6 पॉइंट्स का होना और मुश्किल हो जाएगा। तो मजेदार बात क्या है, एबीसी अगर कोई भी ट्रायंगल है तो हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 स्पेशल पॉइंट होती है जिनसे एक सर्कल हमेशा पास होता है। मैं कहता हूँ हमारे सब जो 9 देवियां हैं या नवरात्रि हैं सब यहाँ से कुछ कनेक्टेड होगा। 9 स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनसे एक सर्कल हमेशा पास होगा। 9 स्पेशल पॉइंट कौन कौन से, मजेदार बात क्या है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर आप देखो ना, 4 पॉइंट्स का एक सर्कल के ऊपर होना आसान नहीं है, 5 पॉइंट का होना और मुश्किल है। मगर मैं कहना चाह रहा हूँ आप कोई भी ट्रायंगल उठाओ उसके अंदर 9 ऐसे स्पेशल पॉइंट होंगे जिनसे एक सर्कल हमेशा पास होगा। शौकीन नहीं लग रहा है? वो बताता हूँ पॉइंट कौन कौन से, जैसे ए एक्स, ए वाई, सी जेड आर द एल्टीट्यूड्स। ठीक है बेटे, 3 पॉइंट्स हमारे पास ये हो गए, एक्स वाई जेड, द फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर, डी ई एफ, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है बेटे, ए एच का मिड पॉइंट बी, बी एच का मिड पॉइंट क्यू, सी एच का मिड पॉइंट आर। नजर आ रहा है ये पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हल्का देखो से नजर आ रहा है ये एक सर्कल से सबसे पास होगा आपके, हमेशा आपका तो बिल्कुल एलिगेंट तरीके से प्रूफ भी बता सकता हूँ। तो इसकी दुनिया भर की प्रॉपर्टीज हैं। टाइम है आपके पास प्रूफ पढ़ने का, बताओ। 9 पॉइंट सर्कल ये जो एच बनाया है आपने, ये वाला पॉइंट, बड़ा नहीं नहीं, एन एच नहीं है, पीडी का जो मिड पॉइंट होगा वो एन आएगा, पीडी विल बिकम अ डायमीटर। बता दूं फटाफट से, एक्सप्लेन करूं ऐसा क्यों हो रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम आती है आपको, देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या किया, पी एफ को ज्वाइन किया। देखो बेटा, पी जो है वो इसका मिड पॉइंट है, एफ जो है वो इसका मिड पॉइंट है, ए बी का। सो मिड पॉइंट थ्योरम, पी एफ इज पैरेलल टू बी एच। देखो यहाँ पर, पी एफ एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए एच ए बी रिस्पेक्टिवली। That is, PF is पैरेलल टू एच बी या बी एच, है ना। ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ये कह सकते हो कि एफ पी इज पैरेलल टू बी वाई। यहाँ तक तो कोई शिकायत नहीं, बोलो बेटे। यस एफ डी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब याद रखना, एफ डी जो है जरूरी नहीं कि ऐसे पास करें, अलग है, ठीक है बेटे। एफ डी को ज्वाइन कर लेते हैं। मैं कहना चाहता हूँ एफ एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। बोलो बच्चे, एफ जो है वो इसका मिड पॉइंट है, डी जो है वो इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से इसकी थैंक यू, मत तो लगा ऑन करना बंद करो, सॉरी। ठीक है, सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, सो एफ डी इज पैरेलल टू ए सी। आया ना, बोलो बच्चे। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्रीज है, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये डायग्राम थोड़ा ऐसा बन गया क्योंकि याद रखना ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है बेटे। ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला भी 90 डिग्री, ऐसा समझ लो। ये वाला 90 तो ये वाला भी 90 आ जाएगा, क्योंकि लाइन तो पैरेलल थी ना इसकी। मुझे ना कुछ और भी मिल गया अभी सोचते सोचते, अभी मुझे देखते देखते तो और भी प्यारी सी चीज है। मैं कह रहा था 9 देवियों के बारे में बात कर रहा था, लगभग सब एक स्वास्तिक का साइन सा नजर आ रहा है। भाई वो हालत है। ये देखो ना, बन रहा बनता नजर आ रहा है, देखो हाँ सर दिख रहा है। ऐसे बनेगी चीजें। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमारा होगा मैथमेटिक्स का पुराना कनेक्शन। देखिएगा ध्यान से, तो इसका मतलब है एंगल पी एफ डी भी 90 डिग्री हो गया। हाँ जी
समझ आया बेटा ये नहीं है? ये वाली लाइन इसके पैरेलल है हमारे पास और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ये तो एल्टीट्यूड था हमारे पास, पी वाई इज एल्टीट्यूड। ये वाला 90 डिग्री तो ये वाला 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ जाएगा। याद रखना एच से पास नहीं हो रहा है प्लीज, देखो ध्यान से। एच वाला पॉइंट अलग है, ठीक है, ये वाला एंगल कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो जो मेरा दूसरी वाली वीडियो है 9 पॉइंट सर्कल के स्पेशल, उसमें डायग्राम प्रॉपर बना हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा आप। ये समझ में है, पी एफ डी इज 90 डिग्रीज। ऐसे ही कहना चाहूंगा, ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू बी डी, बी सी। ए एक्स जो है बी सी के परपेंडिकुलर है बेटे, तो ध्यान से देखेंगे, पी एक्स डी भी हमारे पास 90 डिग्रीज हो गया। बोलो बच्चों, पी एक्स डी भी हमारे पास 90 डिग्रीज हो गया। हल्का सा ध्यान से देखो दोबारा से, पी एफ डी वाला एंगल 90 डिग्रीज है बेटे, पी एक्स डी वाला भी एंगल 90 डिग्रीज आ गया। यस और नो? अब इतना सा समझ में आ रहा है कि पी डी को डायमीटर मान करके सर्कल बनाऊंगा तो साइक्लिक होगा। हाँ पी एफ डी 90 डिग्रीज, पी एक्स डी 90 डिग्रीज, हल्का सा इतना सा नजर आना शुरू हुआ। कोई शिकायत? आगे चलते हैं। हमने पीई को ज्वाइन कर दिया बेटे, पीई को ज्वाइन कर दिया। मैं बोलना चाह रहा हूँ, पी जो है, पी जो है वो इसका मिड पॉइंट है, ए एच का। ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट थ्योरम से पी जो है वो भी एच सी के पैरेलल आ जाएगी। यहाँ लिखता हूँ मैं, पी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए एच ए सी रिस्पेक्टिवली। तो पीई इज पैरेलल टू एच सी। बोलो बच्चों, पीई जो है वो एच सी के पैरेलल आ जाएगी। ऐसे हम लोगों ने क्या किया, ईडी को ज्वाइन कर दिया। ध्यान से देखेंगे, ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट थ्योरम से ईडी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है बच्चे, ई एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चे, ई जो है वो इसका मिड पॉइंट है, डी जो है वो इसका मिड पॉइंट है, तो ई डी जो है ए बी के पैरेलल हो जाएगी बेटे, ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है ना बेटे, ये तो एल्टीट्यूड है हमारे पास, सी जेड इज परपेंडिकुलर टू दिस। ये वाला एंगल 90 डिग्रीज, तो ये वाला एंगल 90 डिग्रीज। समझ आया? ये वाला 90 डिग्रीज, तो ये वाला 90 डिग्रीज। मजा आया सोच के? ऐसे सेम आईडी यहाँ पर था, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब है पी ई डी भी हमारे पास 90 डिग्रीज आ जाएगा बेटे ये। तो सी पास करेगा। समझ आया बेटे? ये जो तीनों मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं, पी एफ डी 90 डिग्रीज, पी एफ डी 90 डिग्रीज, पी एक्स डी 90 डिग्रीज, पी ई डी 90 डिग्रीज। इन तीनों को देख के क्या नजर आ रहा है, पी एफ एक्स डी ई आर साइक्लिक। यस और नो? इसका मतलब है पी एफ एक्स डी ई आर साइक्लिक। यू कैन से विद पी डी एज द डायमीटर। यस और नो? पी डी डायमीटर का मतलब क्या है, ए एच का मिड पॉइंट पी और अपोजिट वाली साइड का मिड पॉइंट, ये डायमीटर था हमारे पास। और आपको समझाने के लिए एक बात लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इन तीनों में डी ई एफ जो है, ये मिड पॉइंट आ रहे हैं साइड्स के। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, पी, पी के ठीक नीचे फोटो तो परपेंडिकुलर एक्स, और डी ई एफ को लिख लो ऐसे में। बात देखिए ना, पॉइंट का लिखने का तरीका तो अलग अलग लिखा है, बस याद रखने के लिए कैसे, पी, पी के ठीक नीचे फोटो तो परपेंडिकुलर एक्स, और ये तीन मिड पॉइंट्स डी ई एफ साइक्लिक। समझ में आया? कोई शिकायत? सिमिलरली क्यू, क्यू के ठीक नीचे फोटो था परपेंडिकुलर वाई, क्यू वाई, और तीन मिड पॉइंट्स डी ई एफ, ये भी साइक्लिक हो जाएंगे। सिमिलरली क्यू वाई डी ई एफ आर साइक्लिक, आर जेड डी ई एफ आर साइक्लिक।
बोलो बेटे, आर ये आ गया हमारे पास बेटे, जेड ये आ गया, और 3 मिड पॉइंट्स आ गए, साइक्लिक हो गए। अब मजेदार चीज क्या आती है, फ्रॉम 3, देखो इन सब में डी एफ को बना रहा है, और हमने पढ़ा हुआ है कि फ्रॉम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स देयर पासेस वन एंड ओनली वन सर्कल। हमने क्या पढ़ा हुआ है, सब में को बना रहा है बेटे, फ्रॉम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स देयर पासेस वन एंड ओनली वन सर्कल। मजा आया? तो इसका मतलब पी क्यू आर एक्स वाई जी एंड डी ई एफ आर साइक्लिक नहीं, कौन साइक्लिक? एक बड़े से बात बताऊं, दिल खुश करूं, कुछ चीजें यानी इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो पीडी का मिडपॉइंट तो है ही, एन है ही है, वो भी एच जी एस वाली लाइन के ऊपर लाई करता है। और मजेदार चीज क्या है, इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो सर्कम सर्कल की रेडियस का हाफ होगी, पता है? इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो सर्कम सर्कल की रेडियस का हाफ होगी। इन सबके भी प्रूफ एलिगेंट वे में मैंने ज्योमेट्री वाली वीडियोस में डाले हुए हैं, और आपको दिल खुश हो जाएगा। तो मजेदार चीज बताऊं, एच से पास इसका अगर सर्कल सर्कल अगर बना दूं मैं, एच से पास होते हुए मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, तो जो इसका जो सर्कल आएगा ना बेटे, जहाँ पर कट करेगा उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब 9 पॉइंट सर्कल। अब एच से ऑर्थो सेंटर से कोई भी लाइन पास करो, ऑर्थो सेंटर से कोई भी लाइन पास करो, मान लेते एच है, ये हमारे पास लेट से टी है, 9 पॉइंट सर्कल को लेट से अगर के पे कट कर रहा है ना, तो एच के इज इक्वल टू के टी होगा हमेशा, कहीं पर भी। ये 9 पॉइंट सर्कल बाइसेक्ट करेगा, इसे कहते हैं होमोथेटी, यानी कि एच को मैंने सेंटर माना, जो डोरेमोन के टॉर्च थी ना हमारे पास, एक प्रोजेक्शन जैसे बढ़ के जाता था, ऐसे अगर मैं एच को सेंटर मानता हूँ, तो जो 9 पॉइंट सर्कल है उसको प्रोजेक्ट करूंगा तो सर्कम सर्कल बन जाएगा, आर रेडियस को 2 आर करूंगा तो सर्कम सर्कल बन जाएगा, और दुगना करूंगा तो I1 I2 I3 जो हमारे एक्स सेंटर्स है उनसे पास होगा, ये सब मैंने वीडियोस में डाला हुआ है। अगर मैं इसको और प्रोजेक्ट करूंगा, सर्कम सर्कल जो है हमारे पास, 9 पॉइंट सर्कल की जो रेडियस है वो सर्कम सर्कल की रेडियस का हाफ होती है, और सर्कम सर्कल की जो रेडियस है जो हमारे I1 I2 I3 जो हमारे एक्स सेंटर्स होते हैं उसका हाफ होती है। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री मिलता है, मजा आएगा, ठीक है, वीडियोस में देखिएगा। समझ में आया अभी? आपके इनके सबके प्रूफ बता रखे हैं मैंने कि जो एच एन जी एस है, अगर ए डी को अगर मैं ज्वाइन करूंगा ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी अगर आएगा, 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर भी उसी को अप्लाई करता है, इसलिए मैंने लिखा था HNGS आर ऑलवेज कोलिनियर। मजेदार चीज है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे कोइंसाइड हो जाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर HGNS, एक बार ये से बात बताना जा रहा था मैं, तो फिर बड़े से बात क्या थी, तो फिर जो मिड पॉइंट है, सुनो कौन सुनो सी सुनो, जो करेंगे? मिड पॉइंट दे रखे हैं ना हमारे पास DEF, मिड पॉइंट का जो सर्कम सर्कल है वो 9 पॉइंट सर्कल ही तो है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो मिड पॉइंट दे रखा है ना DEF DEF, का सर्कल है वो 9 इस ट्रायंगल का जो भी सर्कम सर्कल होगा वो 9 पॉइंट सर्कल ही तो है। एक्स वाई जेड आर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं ऑर्थिक ट्रायंगल। AX BY CZ आर द एल्टीट्यूड, एक्स वाई जेड से जो ट्रायंगल बनता है इसे कहते हैं ऑर्थिक ट्रायंगल। अब सोच के देखो, ऑर्थिक ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल है वो 9 पॉइंट सर्कल ही तो है। और मजेदार चीज बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, दिल खुश हो जाएगा। देखो बेटे, PQR वाला जो सिर्फ सर्कल देखो बेटे, अगर मैं एक्स वाई जेड का अगर सर्कम सर्कल बनाऊं, ये साइड्स को जहां पर कट करेगा, सर्कल साइड्स को जहां पर कट करेगा वो उसके मिड पॉइंट से तो आएंगे। हाँ किसी भी ट्रायंगल के अंदर ABC ट्रायंगल है, AX BY CZ, आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ करे, एक्स वाई जेड से जो सर्कल पास करेगा वो साइड्स को जहां पर कट करेगा उसके मिड पॉइंट से तो आ जाएंगे। वो AH BH CH को जहां पर कट करेगा वो भी तो उसके मिड पॉइंट आ जाएंगे। ऐसे इसको समझ सकते हो कि DEF जो मिड पॉइंट्स हैं हमारे पास, DEF जो मिड पॉइंट्स हैं हमारे पास, उससे पास होने वाला जो भी सर्कल होगा वो साइड्स को जहां पर कट करेगा वो फोटो परपेंडिकुलर आ जाएंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ DEF इनसे पास होने वाला जो भी सर्कल बनेगा, DEF से पास होने वाला कोई भी सर्कल बनेगा, तो साइड्स को जहां पर भी कट कर रहा है ये इसके फोटो परपेंडिकुलर आ जाएंगे। प्यारी प्यारी सी बात है, मजा आ जाएगा। इन सबके प्रूफ हमने ज्योमेट्री की वीडियो देखेगा, शायद 34 वीडियो है, शायद वीडियो नंबर 34 है मेरे ख्याल से, 33 या 34, 9 पॉइंट सर्कल की डिटेल एक्सप्लेनेशन डालती है IFM ज्योमेट्री वीडियो, ठीक है? ठीक है बच्चों, कुछ आगे बढ़े?
समझ आया? आज मजा आया, काफी सारे शॉर्टकट्स हम लोगों ने करे, ठीक है, काफी सारे कुछ चीजें हम लोग को लगी। एक रिजल्ट और बता दो बढ़िया सा, कुछ तो एक अच्छा सा रिजल्ट और बता देता हूँ, मजा आ जाएगा। और तो एक शॉर्टकट चल ही रहे हैं तो एक शानदार सी बात और करते हैं, मजा आएगा। सर बट अगर पॉइंट्स नहीं कर जाते हैं मिलिट्री ड्राइंग करने में सारे पॉइंट्स तो फिर हमारा ऑयल एंड ड्राइंग कैसा है? वही लाइन आएगी ना। मैं आपको स्केच पैड एक मेरी ना एक काम कीजिएगा, जो सबसे पहली वाली वीडियो है, वीडियो 1 ऑफ ज्योमेट्री 1 2, एक सॉफ्टवेयर है जियोमेट्री स्केच पैड, वो वीडियो देख के आपको ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी। वीडियो 1 वीडियो 2 सिंपल से बेसिक सा ही देख लो, उसमें सॉफ्टवेयर में मैंने सारे पॉइंट्स, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, फिर डिटेल प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज बताइए, प्रूफ नहीं बताए। प्रूफ देखने के लिए आपको आगे देखना पड़ेगा, वो अगर आईडी चाहिए के लिए सिर्फ वीडियो 1 वीडियो 2 देख सकते हो। सेंट्रोइड क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, उन सबकी प्रॉपर्टीज, अलाइनमेंट सर्कल सब बता रखा है। सिर्फ वीडियो 1 वीडियो 2 दो वीडियो से आपको काम चल जाएगा। अगर आपने सिर्फ रिजल्ट देखने हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आगे वाली वीडियोज में उनके प्रूफ भी है। अगर आपके 11th वाले बच्चों को अगर टाइम कम है, 1 2 से काम चल जाएगा। अगर 9 10 के बच्चे जो जेई की तैयारी पहले अभी से करना चाह रहे हैं, तो अगर और डिटेल प्रूफ अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ आगे मिल जाएगा। ओलंपियाड पढ़ना है तो ओलंपियाड में कौन से बुक रेफर करना है? देखो T2 एंड SQ की बुक्स बहुत अच्छी आती है, अमेरिकन मैथमेटिकल कंटेंट, AMC, या अगर और भी आपने पढ़ना है तो AOPS की साइट है, AMC की, AIMA की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। T2 एंड SQ की दुनिया भर की बुक्स हैं, 102 अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरियल, ठीक है, बुक उठाओ खत्म करते चले जाओ। ज्योमेट्री करनी तो EGMA बुक है, एक और प्यारी सी बुक है ज्योमेट्री जो मैं यूज़ करता हूँ, डिटेल में धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है, जो मेरी फेवरेट किताब है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं और बहुत ही यूसिफ मैनर से बड़े प्यारे तरीके से लिखी थी। वो है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही प्यारी किताब है, बिल्कुल बिल्कुल, जो ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। EGMO इज अ वेरी गुड बुक। अगर आप फिर भी कहूँगा AOPS पे एक्टिवेट रहिए, इसमें कंटेस्ट की प्रॉब्लम है, जितना ज़्यादा कंटेस्ट की प्रॉब्लम आप करेंगे आपको मजा आएगा। AMC, AME, सिंगापुर मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये सारी बुक्स आती हैं, इनका सारा कंटेंट है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस पर अपना अकाउंट बनाइए। हर इंडिया का, वर्ल्ड का जो बेस्ट स्टूडेंट है उस साइट पे नॉर्मल डिस्कशन आप कुछ भी लिख सकते हो, नेट एक्सप्रेस सीख करके अपने प्रॉब्लम ला सकते हो। जितने भी कोचेज हैं वर्ल्ड वाइड सारे उस पे हैं। आप कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ना है, फॉर्मूला आपने डाला 8 ग्रेड का, 9th ग्रेड का, 10th ग्रेड का, 11th ग्रेड का, सब डिस्कशन, IIT की तैयारी करनी है वहाँ से सब मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का कंटेंट सबसे ज़्यादा है नेट पे, बजाय फिजिक्स ओलंपियाड या केमिस्ट्री ओलंपियाड में। हर कंट्री की कंटेस्ट की प्रॉब्लम AOPS की साइड पे आप जाइए, रजिस्टर करवाइए, काम करिए, बिंदास मेहनत करिए, देश का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, मैंने जो पढ़ाई कर रखी है, जितना मेरे को आता है वो मेरे से सीखी है। AOPS, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन बच्चों को रजिस्टर करना चाहिए, उस पर एक्टिवेट रहना चाहिए जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। इवन मुझे लगता है फिजिक्स, आप इस पे आप फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह पे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ तो वो आते हैं ओलंपियाड नहीं में। उस पर अच्छा है, ठीक है, उसमें अच्छा है, आप देखिएगा। अदरवाइज हमारे फिजिक्स के सर हैं यहाँ पर, शानदार तरीके से पढ़ाते हैं, कहोगे तो मैं बात नहीं। ओके, एक लास्ट रिजल्ट करते हैं फिर खत्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल formed by the points circumcenter of the triangle formed by the points x1, y1, x2, y2, and x3, y3 is same as that of the triangle formed by the points 0, 0, पेंसिल होती है, ऐप क्या बैकअप ले रही है तो दोनों लगेंगे मेरे पास। तो आप बता दो ना, आप डिक्टेट कर दो। नहीं मैं 2 मिनट में आ जाएगी।
सारा ही हट गया ना, बैकअप ले लेती है तो सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ, वो ऊपर वाला है ना। ये वाला है, हाँ वो थोड़ी देर के लिए वो सेव करती रहती है, तो उसे लास्ट मोमेंट पे सेव नहीं किया वो सारा डेटा फिल अप हो चुका है इसका। सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल formed by the points x1, y1, x2, y2, and x3, y3 is same as that of the triangle formed by the points 0, 0, x2 मतलब x1, y2 मतलब y1, x3 मतलब x1, y3 मतलब y2। ठीक है बच्चों, ये तो वही हो गया ना, लैम्डा वाला। सर्कल सेंटर वाली बात होगी। ठीक है बच्चे, एक तरीका और मेरा रह गया कि मैं कोई बात धीरे धीरे बताऊंगा, कुछ शॉर्टकट और रह गई मेरे पास, हर कोई बात आने वाले क्लासेस में बताएंगे। ठीक है, मजा आया, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। आज हमने शॉर्टकट्स पे ज़्यादा काम किया, जनरली काफ़ी सारा आपका टाइम बच जाएगा। जेई मेंस के हिसाब से आज एक अच्छा लेक्चर था। ठीक है, मेंस और एडवांस के हिसाब से पेपर में टाइम कैसे बचाना है वो आज हमने अप्रोच रखी। ठीक है बेटे, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।